हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं निशा। आज मैं आप लोगों के लेके आई हूँ जो लोग भी सीटेट का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो उनके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज़ लेके आई हूँ। ये पीवाईक्यूज़ आपके 2011 से लेके 2024 तक मैं कराऊंगी आपको। इसमें मैं कुछ पीवाईक्यूज़ अभी मैं इसमें करा दे रही हूँ, बाकी जो भी आपके पीवाईक्यूज़ रह जाएंगे वो नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले जो पीवाईक्यूज़ करेंगे वो सीडीपी यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी की करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 1 दे रखा है कि यहाँ पर कह रहे हैं कि प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक में निम्न में से किसे सबसे महत्वपूर्ण विशेषता माननी चाहिए। देखिए प्राथमिक स्तर जो होता है वो हमारा क्या होता है, 1st to 5th होता है। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहे हैं कि 1st to 5th में जो शिक्षक होते हैं, टीचर होते हैं, उनमें किसे किसे सबसे महत्वपूर्ण विशेषता माननी चाहिए। जिसमें 4 विशेषताएं दे रखी हैं, जैसे कि धैर्य और दृढ़ता। दूसरी आपकी दे रखी है शिक्षण पद्धतियों और विषयों के ज्ञान में दक्षता। तीसरी आपकी सी दे रखी है आदि मानक भाषा में पढ़ाने में दक्षता। और चौथी आपकी दे रखी है डी पढ़ाने की उत्सुकता। तो सबसे यहाँ पे हमें सबसे महत्वपूर्ण विशेषता माननी चाहिए। तो सबसे महत्वपूर्ण जो विशेषता है वो है क्या होना चाहिए, एक शिक्षक में एक धैर्य भी होना चाहिए और दूसरा क्या होना चाहिए, दृढ़ता होना चाहिए। तो ये क्या है, एक शिक्षक की महत्वपूर्ण विशेषता मानी जाएगी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है। यहाँ पे कह रहे हैं कि एक शिक्षक अपने लोग तांत्रिक स्वभाव के कारण विद्यार्थियों को पूरी कक्षा में कहीं भी बैठने की अनुमति देता है। ठीक है, और कुछ शिक्षार्थी एक साथ बैठते हैं और चर्चा करते हैं। ठीक है, कुछ आप लोगों ने भी अपनी क्लास में देखा होगा कि आप जब आप लोग पढ़ते थे, ठीक है, तो क्या देखा होगा, कुछ स्टूडेंट्स आप लोग भी एक साथ कभी कभी अपने ग्रुप के साथ बैठ जाते होंगे, स्टूडेंट तो फ्रेंड्स के साथ बैठ जाते हैं और चर्चा करते हैं या फिर सामूहिक पठन करते हैं। कभी कभी ऐसा होता है बच्चे ग्रुप में बैठकर स्टडी करते हैं, कुछ चुपचाप बैठकर अपने आप पढ़ते हैं और कुछ जो होते हैं जैसे कि 3 से 4 बच्चे एक साथ बैठकर पढ़ते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ बच्चे अकेले ही पढ़ते हैं। एक अभिभावक को ये पसंद नहीं है। यहाँ पर जो जो स्कूल में इस तरीके से जो का प्रोसेस हो रहा है, तो वो क्या है, एक जो पेरेंट्स हैं तो उन्हें ये चीज़ें पसंद नहीं है। तो इस स्थिति से निपटने का निम्न में से कौन सा सबसे बेहतर तरीका हो सकता है। तो इसमें जो यहाँ पर कह रहे हैं कि एक जो पेरेंट्स हैं उन्हें पसंद नहीं है तो उन्हें क्या करना चाहिए। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि जो पेरेंट्स हैं उन्हें क्या करना चाहिए। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि जो अभिभावकों को शिक्षक पर क्या करना चाहिए, विश्वास व्यक्त करना चाहिए और शिक्षक के साथ समस्या पर चर्चा करनी चाहिए। देखिए यहाँ पे जो भी अगर जो भी पेरेंट्स हैं उन्हें इस तरीके से पसंद नहीं है तो वो क्या करेंगे, एक टीचर से जाकर वहाँ पर विश्वास व्यक्त करेंगे कि ये कह सकते हैं कि आप पे हम भरोसा कर रहे हैं। ठीक है, और अपनी जो भी उनकी प्रॉब्लम्स हैं वो क्या करेंगे, अब शिक्षक को बताएंगे। तो शिक्षक भी वहाँ पर क्या करेगा, नेक्स्ट टाइम वहाँ पर ध्यान रखेगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 3 है। यहाँ पे कह रहे हैं कि वो अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ कर देता है। देखिए यहाँ पे हमें वो अवस्था बतानी यानी कि वो स्टेज बतानी है जब बच्चा जो है तर्क लगा के जैसे कि मान लीजिए कि 2+2 कितना हुआ, यहाँ पे जैसे कि 4। तो यहाँ पर बच्चा क्या है, यहाँ पे 4 आंसर नहीं दे रखा है बल्कि यहाँ पर 2+2 करके दे दिया है कि आपको यहाँ पे ऐड करना है। तो यहाँ पे बच्चे ने क्या किया, तर्क लगाया। वो अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं या फिर घटनाओं के विषय में क्या करने लगता है, थिंकिंग करने लगता है। तो वो अवस्था क्या है, तो यहाँ पे जो अवस्था है वो हमारी कहलाती है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था कहलाती है। देखिए ये जो अवस्थाएं दी थी, 4 अवस्थाएं दी थी हमारी प्याजे ने दी थी। इससे भी क्वेश्चन हमेशा आता है आपका। तो प्याजे ने कितनी अवस्थाएं दी थी, तो यहाँ पे जीन प्याजे ने 4 अवस्थाएं दी थी। कौन कौन सी दी थी, एक तो देखिए नंबर 1 पे आएगी आपकी संवेदी प्रेरक अवस्था। ठीक है, दूसरी आएगी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है, और तीसरी आपकी आएगी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और चौथी आएगी औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है, यहाँ पे बच्चा तर्क लगा के करता है, यहाँ पर बिना तर्क किए जैसे कि यहाँ पे बिना चीज़ों को देखे उसके बारे में थिंकिंग करता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका है तर्क लगा के जब वस्तुओं के बारे में सोचेगा तो वो अवस्था कहलाएगी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था कहलाएगी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पर अवस्था भी बताइए कौन से मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की जो स्टेज है, मतलब जो भी एज है वो कहाँ से, जो 7 से 11 वर्ष। तो इसमें बच्चा क्या करता है, चीज़ों के बारे में सोचने लगता है। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 है। यहाँ पे कह रहे हैं कि मन मानचित्रण संबंधित है। देखिए मन का मानचित्रण जो है वो किससे संबंधित है, तो यहाँ पे मन का मानचित्रण जो संबंधित है वो किससे संबंधित है, मन की क्रियाशीलता से पर अनुसंधान से संबंधित है।
तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? क्वेश्चन नंबर यहाँ पे हमारा 4 है। तो चलिए 4 देखते हैं क्वेश्चन नंबर। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि मन का मानचित्रण संबंधित है, ठीक है। मन मन यानी कि मन, आप लोग जानते हैं कि आपका जो हार्ट होता है उसको बोलते हैं मन। तो मन का मानचित्रण जो संबंधित है वो किससे संबंधित है? तो मन की क्रियाशीलता पर अनुसंधान से संबंधित है। अगर हम आपको डिटेल में बताएं तो यहाँ पे कह रहे हैं कि मन का मानचित्रण का अर्थ है मन की क्रियाशीलता पर अनुसंधान से अतः किसी कार्य को करने से पहले उसकी एक रूपरेखा बना लेना चाहिए। देखिए आप कोई भी काम कर रहे हैं, मान लीजिए आप सीटेट का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, तो वहाँ पर क्या करना होगा, आपको पहले से एक रूपरेखा उसकी तैयार कर लेनी चाहिए। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 है। यहाँ पे करेंगे विशेष रूप से प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों की सीखने संबंधी समस्याओं को संबोधित करने का सबसे बेहतर तरीका है। तो देखिए विशेष रूप से प्राथमिक स्तर पर, मान लीजिए कि यहाँ पे 1st to 5th के बच्चों की बात हो रही है, तो वहाँ पे कह रहे हैं कि विद्यार्थियों की सीखने संबंधी समस्याएं, यहाँ पर बच्चों को जो भी लर्निंग में समस्याएं यानी कि प्रॉब्लम्स आ रही हैं उनको कैसे संबोधित करेंगे, तो उसका एक सबसे बेहतर तरीका कौन सा है? तो यहाँ पे जो सबसे बेहतर तरीका है वो क्या है? यहाँ पर कह रहे हैं कि क्षमता के अनुरूप विभिन्न शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करना। देखिए किसी भी हम एक ही मेथड से बच्चों को नहीं पढ़ा सकते हैं, क्योंकि सभी बच्चों का बैकग्राउंड अलग होता है, अलग अलग उनके परिवार के लोग होते हैं, इसलिए अलग अलग थिंकिंग होती है, अलग अलग उनका इंटरेस्ट होता है। तो हम जब बच्चों को एक ही मेथड से पढ़ाएंगे तो वो ठीक तरीके से नहीं समझ पाएंगे। तो अलग अलग बच्चों के लिए हम अलग। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा। यहाँ पे करें कि निम्न में से कौन सा शिक्षार्थियों में सृजनात्मकता का पोषण करता है? देखिए बच्चों में सृजनात्मकता का पोषण करता है, कौन करता है? सृजनात्मकता यानी कि क्रिएटिविटी का पोषण करता है बच्चों में। तो कौन करता है? तो बच्चों में क्रिएटिविटी का जो पोषण करता है वो करता है शिक्षार्थियों, प्रत्येक शिक्षार्थी की अंतर्जात प्रतिभाओं का पोषण करने के अवसर उपलब्ध करा। देखिए हर बच्चे के अंदर कुछ ना कुछ उसके अंदर इंटरनली उसकी प्रतिभाएं होती हैं, उनको कैसे हम बाहर निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि प्रत्येक शिक्षार्थी की अंतर्जात प्रतिभाओं का पोषण करने के अवसर उपलब्ध कराना। हमें बच्चों को ऐसे अपॉर्चुनिटीज़ देनी चाहिए जिससे बच्चों के जो भी अंदर के जो प्रतिभाएं हैं वो बाहर निकल कर आएँ, और जब हम उनकी प्रतिभाओं को समझेंगे तभी हम उनको क्या करेंगे, आगे बढ़ाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर है 7। यहाँ पे कह रहे हैं कि पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था में बच्चा अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन करना आरंभ कर देता है। देखिए अमूर्त चीज़ें क्या होती हैं, एक होती है मूर्त चीज़ें, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए कि आप बुक को देखकर, मान लीजिए यहाँ पर क्या है, एक बुक बनी है, तो आप बुक को देखकर उसके बारे में सोच रहे हैं। अब यहाँ पर बुक नहीं है, फिर भी अगर कहीं पे बोल दिया गया बुक, कोई किताब, तो आपका माइंड क्या होगा, उसकी तरह एक अमूर्त चिंतन करने लगेगा। मतलब बिना देखे ही चीज़ों के बारे में सोचना, ये क्या कहलाता है, अमूर्त थिंकिंग कहलाती है। तो इनके कह रहे हैं कि बच्चा अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक तर्क लगा के चिंतन करना प्रारंभ करता है। तो ये अवस्था कौन सी है? तो ये अवस्था कहलाती है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, जो 12 वर्ष के बाद होती है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर है यहाँ पर 8 है। सीखना समृद्ध हो सकता है यदि, देखिए लर्निंग जो है वो समृद्ध हो सकती है, कैसे हो सकती है? तो सीखना समृद्ध हो सकता है, कैसे हो सकता है? तो ये जो हो सकता है, सीखना समृद्ध हो सकता है, वास्तविक दुनिया के उदाहरणों को कक्षा में लाया जाए, जिसमें विद्यार्थी एक दूसरे से अंतःक्रिया करें और शिक्षक उस प्रक्रिया को सुगम बनाए। देखिए बच्चे, हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे को भी हम कुछ भी पढ़ा रहे हैं, ठीक है, तो बच्चे क्या करें, अच्छे से लर्निंग करें। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जो भी डेली लाइफ के जो वास्तविक उदाहरण हैं, जो रियल उदाहरण हैं, तो जो भी एग्जाम्पल हैं उसको दे सकते हैं बच्चों के सामने, उनको क्लासरूम में लाया जाए मान लीजिए, जिसमें विद्यार्थी क्या करेंगे, एक दूसरे से, यहाँ पर बच्चे के स्टूडेंट क्या करेंगे, बातचीत करेंगे, अंतःक्रिया करेंगे, और शिक्षक उस प्रक्रिया को सुगम बनाए। जो भी प्रोसेस होगा उसको क्या बनाएगा, सुगम बनाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 है। यहाँ पे कह रहे हैं निम्नलिखित में से कथन को सीखने की प्रक्रिया की विशेषता नहीं माननी चाहिए। निम्नलिखित में से कौन से कथन को कह रहे हैं कि सीखने की प्रक्रिया की विशेषता नहीं माननी चाहिए? तो यहाँ पे नेगेटिव क्वेश्चन पूछा है, तो नहीं मानने चाहिए। देखिए मान लीजिए कि शैक्षिक संस्थान, यहाँ पे कहा गया है कि शैक्षिक संस्थान ही एकमात्र स्थान है जहाँ अधिगम प्राप्त होता है। देखिए अधिगम तो आप कहीं भी प्राप्त कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि, मान लीजिए आप घर में भी प्राप्त कर सकते हैं, आप कोचिंग में भी प्राप्त कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि जो बच्चे स्कूल जाएँ वहीं पर ही वो उन्हें लर्निंग प्राप्त हो, बल्कि यहाँ पर ये बात बिल्कुल इसके लिए नेगेटिव कही गई है। तो यहाँ पर नेगेटिव क्वेश्चन था, तो इसलिए नेगेटिव आंसर रहेगा आपका। यहाँ पे देखिए सीखने की प्रक्रिया की विशेषता नहीं मानना चाहिए। तो यहाँ पे सीखने की और किन्हें किन्हें मानना चाहिए? देखिए सीखना एक व्यापक प्रक्रिया, बिल्कुल ठीक है कि सीखना क्या है, एक बहुत ही बड़ा
प्रोसेस है, ठीक है। और सीखना लक्ष्योन्मुखी होता है। देखिए आप लोग सीटेट का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो बिना लक्ष्य के तो नहीं दे रहे हैं, कि आपका एक लक्ष्य है कि हम सीटेट का एग्ज़ाम देंगे, उसके बाद जो भी वैकेंसी आएगी तो उसमें अप्लाई करेंगे और हमारा क्या होगा, सिलेक्शन हो जाएगा। तो यहाँ पे सीखना एक प्रोसेस भी है, एक व्यापक प्रक्रिया भी है। देखिए आप लोग कब से सीख रहे हैं, लर्निंग कर रहे हैं, तो ये एक बड़ा प्रोसेस है। दूसरा आपका यहाँ पे कह रहे हैं कि सीखना लक्ष्योन्मुखी होता है, और तीसरा कह रहे हैं अनधिगमक भी सीखने की प्रक्रिया है। और ये क्या है, यहाँ पे नेगेटिव पूछा है, यहाँ पे नहीं है, तो यहाँ पे शैक्षिक संस्थान ही एकमात्र स्थान है जहाँ अधिगम प्राप्त होता है, तो ये बिल्कुल रॉन्ग है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 है, 5वीं कक्षा के दृष्टिबाधित विद्यार्थी। देखिए 5वीं कक्षा के क्लास 5th के जो विद्यार्थी हैं जो दृष्टिबाधित हैं, ठीक है, जिन बच्चों को अच्छे से दिखाई नहीं देता है, तो उनके साथ क्या करना चाहिए, तो उनके साथ भी हमें क्या करना चाहिए, एक टीचर को उनके साथ कक्षा में सामान्य रूप से व्यवहार करना चाहिए, यानी कि उनके साथ भी एक अच्छे से टीचर को उनके साथ भी एक सामान्य नॉर्मल जो बच्चे हैं और अदर बच्चे हैं उनके साथ जैसे व्यवहार करते हैं, ठीक उसी तरीके से हमें उन बच्चों के साथ भी व्यवहार करना चाहिए। और श्रव्य सीडी यानी कि जो सुनने वाली सीडी है उसके माध्यम से सहायता भी बच्चों को क्या करना चाहिए, उपलब्ध करानी चाहिए। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सा बच्चे की सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं के साथ संबंधित नहीं है। देखिए बच्चों की कह रहे हैं कि सामाजिक मनोवैज्ञानिक जो भी सोशल हैं और मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं के साथ संबंधित नहीं है, तो कौन सा नहीं है, तो देखिए शरीर के अपशिष्ट पदार्थों का यहाँ पे क्या कह रहे हैं, शरीर में अपशिष्ट पदार्थों का नियमित रूप से बाहर निकलना। तो ये जो कह रहे हैं कि शरीर में जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं उनका नियमित रूप से जो बाहर निकलते हैं, तो वो क्या है, सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं के साथ संबंधित नहीं है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12 है, यहाँ पे कह रहे हैं कि वो कौन सा स्थान है जहाँ बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को सबसे बेहतर तरीके से परिभाषित किया जा सकता है। तो बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को सबसे अच्छे बेहतर तरीके से जो परिभाषित किया जा सकता है वो कहाँ परिभाषित किया जा सकता है, तो वो परिभाषित किया जा सकता है विद्यालय एवं कक्षा पर्यावरण में किया जा सकता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13 है, डैश को एक अभिप्रेरित शिक्षण का संकेतक माना जाता है। कह रहे हैं कि किसको एक अभिप्रेरित यानी कि मोटिवेटेड शिक्षण टीचिंग का संकेतक माना जाता है, तो किसे माना जाता है, विद्यार्थी द्वारा प्रश्न पूछना। देखिए जब भी आपके टीचर पढ़ा रहे हैं आपको, तो आपका एक फ़र्ज़ बनता है या फिर आप लोग का मान ली तो आपको भी टीचर से अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो वहाँ पर आपको टीचर से क्वेश्चन पूछने चाहिए, ताकि आपका जहाँ भी कहीं पर भी प्रॉब्लम है तो वहाँ पर आपकी प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी। तो ये क्या है, एक अभिप्रेरित शिक्षण का संकेतक माना जाता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14, निम्न में से कौन सा बुद्धिमान बच्चे का लक्षण नहीं है। देखिए बुद्धिमान जो भी इंटेलिजेंट बच्चे होते हैं तो उनका लक्षण क्या नहीं है, देखिए वो जो अमूर्त रूप से सोचता रहता है, वो जो नए परिवेश में स्वयं को समायोजित कर सकता है, वो जो लंबे निबंधों को बहुत जल्दी रटने की क्षमता रखता है। देखिए ज़रूरी नहीं है कि जो बच्चा बुद्धिमान बच्चे का लक्षण नहीं है, तो क्या है, बुद्धिमान बच्चे का क्या लक्षण नहीं है, कि अगर वो बुद्धिमान है तो वो बहुत सारे निबंधों को रटेगा नहीं बल्कि चीज़ों को समझेगा, ठीक है। बुद्धिमान बच्चे वही होंगे जो चीज़ों को समझेंगे, ठीक है, अपने खुद डिसीजन ले सकते हैं, तो ये चीज़ है। लेकिन ये नहीं होगा जो बुद्धिमान है बच्चे, वो जो लंबे निबंधों को बहुत जल्दी रटने की क्षमता रखता है, तो वो बच्चा क्या बुद्धिमान कहलाएगा, नहीं, तो ये बिल्कुल रॉन्ग है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15 है, बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, इसका श्रेय किसे जाता है। देखिए ये एक परिभाषा है, मान लीजिए कि या फिर एक जो भी यहाँ पर बात कही गई है वो किसके द्वारा कही कि बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ जो भी उनकी अंडरस्टैंडिंग होती है उसका क्या करते हैं, सृजन करते हैं, तो इसका श्रेय जाता है वो किसे जाता है, पियाजे को जाता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16 है, कीर्तिका अक्सर घर में ज़्यादा बात नहीं करती लेकिन विद्यालय में वो काफ़ी बात करती है, ये दर्शाता है। देखिए कीर्तिका एक लड़की है, वो ज़्यादातर घर में बात नहीं करती, ठीक है, घर में जब अपने घर पर होती तो वो बात नहीं करती, लेकिन क्या होती विद्यालय में जब वो काफ़ी बात करती, लेकिन स्कूल में जब जाती तो वो वहाँ बहुत करती। तो इससे क्या दर्शाता है कि मतलब उसको घर पर इतनी वैल्यू नहीं मिलती है जितनी उसे वहाँ पर स्कूल में मिलती है, तो वहाँ पर क्या है, उसके विचारों को विद्यालय में मान्यता मिलती है। देखिए जो भी वो बताती है, बातचीत करती है, तो वहाँ पर विद्यालय में उसको ज़्यादा मान्यता मिलती है, इसलिए वो वहाँ पर घर पर इतना नहीं बोलती, विद्यालय में अधिक बोलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 17 है, एक शिक्षक को अपने विद्यार्थियों की क्षमताओं को समझने का प्रयास करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। देखिए एक यहाँ पर टीचर की क्या होती है, टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि एक शिक्षक को अपने विद्यार्थी की क्षमता कि बच्चे की क्या कैपेसिटी है उसको समझने का प्रयास करना चाहिए। मान लीजिए कि बच्चा जो है
बच्चे को अभी ABCD नहीं आ रहा है, लेकिन बच्चे को हमने क्या दे दिया, A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल, C फॉर कैट। हमने उसको मतलब वहाँ पर अभी उस बच्चे ने ABCD नहीं सीखी, अल्फ़ाबेट नहीं सीखे, बट हम उसको एप्पल, बॉल ये चीज़ें सिखा रहे हैं। तो मतलब हमें क्या करना चाहिए, बच्चे की क्षमताओं को समझना चाहिए कि बच्चे के क्या कैपेसिटी है, बच्चा कितना पढ़ सकता है, बच्चे को कितना आ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र इस उद्देश्य के साथ संबंधित है। तो कौन सा क्षेत्र संबंधित है, देखिए शिक्षा मनोविज्ञान। जिस टीचर ने शिक्षा मनोविज्ञान को पढ़ा होगा तो वो बच्चे को अच्छी तरीके से समझ सकता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे है 18 है, सीखने की प्रक्रिया में अभिप्रेरणा। देखिए सीखने यानी कि लर्निंग की प्रक्रिया में जो मोटिवेशन होता है, मोटिवेशन आप लोग जानते हैं क्या होता है। मान लीजिए कि यहाँ पर आप लोग मतलब चाह रहे हैं कि आप लोग पढ़ नहीं रहे हैं, ठीक है, स्टडी नहीं कर रहे हैं, फिर बाद में आपसे किसी ने आपको बताया कि नहीं आप स्टडी कीजिए, आपकी जॉब लग जाएगी, आप लोग अच्छे करेंगे, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, एक दूसरा लोग क्या देंगे, वहाँ पे अभिप्रेरणा मोटिवेट कर रहा है। तो जब वहाँ पर बच्चा मोटिवेट होगा तो वहाँ पर अपने आप ही कि हम भी एक अच्छी जॉब करेंगे, मेरे भी अच्छी मतलब यहाँ पर हमारा सभी लोग मुझे अच्छा कहेंगे। तो यहाँ पे उस तरीके से वो क्या हुआ, मोटिवेट हुआ। तो मोटिवेट सीखने की प्रक्रिया में जो अभिप्रेरणा यानी कि लर्निंग में जो अभिप्रेरणा, ये नहीं कि बच्चा सीख रहा है, अगर बीच बीच में हम उसको मोटिवेट करते हैं तो इससे क्या होता है, उसको मतलब बताते हैं कि नहीं आप कर सकते हैं, आप लोग कर लेंगे, आपका बहुत ही जल्दी हो जाएगा। तो इससे बच्चे को क्या मिलता है, शिक्षार्थियों में सीखने के प्रति रुचि का विकास करती है। तो बच्चा फिर और ही सीखने के लिए क्या होता है, तत्पर होता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19 है, शिक्षा के क्षेत्र में पाठ्यचर्या शब्दावली डैश की ओर संकेत करती है। तो शिक्षा के क्षेत्र में जो पाठ्यचर्या शब्दावली है वो किसकी ओर संकेत करती है, तो ये संकेत करती है विद्यालय का संपूर्ण कार्यक्रम जिसमें विद्यार्थी प्रतिदिन अनुभव प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20 है, निचली कक्षाओं में शिक्षण की खेल पद्धति मूल रूप से आधारित है। देखिए छोटी कक्षाओं में शिक्षण की जो खेल पद्धति यानी कि प्ले वे मेथड से बच्चों को पढ़ाना, तो ये किस पर आधारित है, तो ये जो आधारित है वो किस पर आधारित है, विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 21 है, एक बच्चा अतीत की समान परिस्थितियों में की गई अनुक्रियाओं के आधार पर नई स्थिति की प्रति अनुक्रिया करता है। ये किससे संबंधित है, देखिए एक बच्चा अतीत की समान परिस्थितियाँ, मान लीजिए उसने पास्ट में कुछ कंडीशंस थी, ठीक है, परिस्थितियों में की गई अनुक्रियाओं को पहले उसने कुछ चीज़ें की थी, ठीक है, अब उसी के आधार पर वो क्या कर रहे हैं, नई स्थिति के आधार पर क्या कर रहे हैं, अनुक्रिया करता है। तो ये किससे संबंधित है, तो ये जो संबंधित है वो किससे संबंधित है, सीखने के सादृश्यता नियम से संबंधित है, क्योंकि पहले वो सीखा हुआ था। जब मान लीजिए कि आपने CDP आपने क्या पढ़ा, CDP को आपने BEd या फिर DLED में भी पढ़ा है, फिर आपने क्या है CTET या फिर UPTET में भी पढ़ रहा है, आप कुछ चीज़ें सीख चुके हैं। तो ये किससे संबंधित है, तो ये आपका क्या वही सब्जेक्ट आपका फिर से पढ़ना है, तो ये सीखने का सादृश्यता नियम से संबंधित है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे है 22, क्वेश्चन नंबर 22 है, यहाँ पे डैश प्रतिभाशाली होने का संकेत नहीं है। देखिए यहाँ पे कह रहे हैं कि प्रतिभाशाली होने का संकेत नहीं है, तो प्रतिभाशाली होने का संकेत ये नहीं है कि दूसरों के साथ झगड़ना। अगर बच्चे जो है दूसरों के साथ झगड़ रहे हैं तो ये क्या है, आप प्रतिभाशाली नहीं है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 33, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराई जानी चाहिए। देखिए जो बच्चे विशेष आवश्यकता वाले हैं, जिन बच्चों में कोई भी कमी है, तो उन बच्चों को शिक्षा जो उपलब्ध कराई जानी चाहिए, किसके साथ करानी चाहिए, तो अन्य समान विशेष, तो उन्हें जो है अन्य समान बच्चों के साथ ही शिक्षा उपलब्ध करानी चाहिए। देखिए जो हमारा NCF 2005 है वो क्या कहता है कि NCF 2005 हमारा कहता है कि अगर बच्चे में कोई भी कमी है, मान लीजिए कोई दृष्टिबाधित बच्चा है, या फिर किसी को सुनाई नहीं देता, किसी को दिखाई नहीं देता, या फिर बच्चा चल नहीं पा रहा है, तो हमें क्या करना चाहिए, उन बच्चों को अलग शिक्षा ना देकर हमें उन सभी बच्चों के साथ, नॉर्मल बच्चों के साथ ही उन्हें भी शिक्षित करना चाहिए। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 24 है, आंकलन को उपयोगी और रोचक प्रक्रिया बनाने के लिए डैश के प्रति सचेत होना चाहिए। देखिए आंकलन को, जो भी हमारा असेसमेंट होता है, हम उसको क्या बना सकते हैं, यूज़फुल बना सकते हैं और इंटरेस्टिंग बना सकते हैं। इसकी प्रक्रिया को बनाने के लिए किसके प्रति संचेत होना चाहिए, जो भी हम असेसमेंट करते हैं बच्चों का असेसमेंट करने के लिए, तो उसको किसके लिए, तो यहाँ पर कह रहे हैं कि कैसे
तो यहाँ पे कह रहे हैं कि शैक्षिक शैक्षिक और सह शैक्षिक क्षेत्रों में विद्यार्थियों के सीखने के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए विविध तरीकों का प्रयोग करना। देखिए बच्चे क्या होते हैं, स्कूल में जाते हैं तो वो शिक्षा भी प्राप्त करते हैं, इसके साथ एक तो शैक्षिक जैसे कि क्लास में बैठ के एजुकेशन भी लेते हैं, और वहाँ पर सह शैक्षिक चीज़ें यहाँ पे जैसे कि एजुकेशनल को एजुकेशनल वहाँ पे चीज़ें भी सीखते हैं। ठीक है, तो खाली स्कूल में जाकर बच्चे क्या होते हैं, सिर्फ एजुकेशन ही नहीं लेते बल्कि अन्य बच्चों के साथ खेलते हैं, उनमें सामाजिक विकास भी होता है। ठीक है, और एक दूसरे के साथ रहते हैं, चीज़ें सीखते हैं, एक दूसरे के साथ खेल भी खेलते हैं, जिससे उनका मानसिक विकास भी होता है, शारीरिक विकास भी होता है। तो हमें क्या करना चाहिए, आंकलन को उपयोगी और रोचक प्रक्रिया बनाने के लिए बच्चों का एक तो एजुकेशनल भी और नॉन एजुकेशनल दोनों चीज़ों को जानकारी प्राप्त करने के अलग अलग तरीकों का प्रयोग करना चाहिए। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 25 है। यहाँ पे कह रहे हैं कि डिसलेक्सिया किससे संबंधित है। देखिए ये क्वेश्चन आपका हमेशा आता है, बार बार आता है, और इससे संबंधित क्वेश्चन कभी डिस्ग्राफिया पूछते हैं, कभी डिसलेक्सिया पूछे हैं, डिसकैलकुलिया पूछते हैं। तो यहाँ पर हम बात करते हैं डिसलेक्सिया। तो डिसलेक्सिया जो है वो किससे संबंधित है, तो डिसलेक्सिया जो है वो हमारा पठन विकार से संबंधित होता है, गणितीय विकास से संबंधित, यानी कि बच्चा अगर कैलकुलेशन नहीं कर पा रहा है तो उसमें क्या है, तो डिसकैलकुलिया है। और यहाँ पर मानसिक विकास से संबंधित है, तो डिसलेक्सिया का संबंध पठन विकार यानी कि पढ़ने के से संबंधित है, जिसमें बच्चा अक्षरों की पहचान नहीं कर पाता। मान लीजिए यहाँ पे लिखा है सा, ठीक है, सा लिखा है, लेकिन बच्चा इसको क्या पढ़ेगा, वॉस पढ़ सकता है। तो बच्चा यहाँ पर क्या कर रहा है, बच्चे को यहाँ पर मतलब यहाँ पे कह रहे हैं कि अक्षरों की यानी लेटर्स की यहाँ पे पहचान नहीं है। इसलिए कभी कभी यहाँ पर जैसे कि मान लीजिए 12 लिखा है तो वो उसको 21 पढ़ रहा है। ठीक है, यहाँ पे 21 लिखा है तो उसको 12 पढ़ रहा है। तो जो बच्चा इस तरीके से कर रहा है तो मतलब मान लीजिए उसको फिर उस बच्चे में क्या कमी है, उसमें डिसलेक्सिया है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 26 है। यहाँ पे कह रहे हैं कि बच्चों की सीखने की प्रक्रिया में माता पिता को डैश भूमिका निभानी चाहिए। देखिए जब बच्चे सीख रहे हैं तो उस प्रोसेस में बच्चों माता पिता को क्या करना चाहिए, पेरेंट्स को, तो उनको आगे बढ़ाने की कोशिश करने के लिए आप बहुत अच्छा कर रहे हैं तो अग्रोन्मुखी भूमिका निभानी चाहिए। बच्चों के सीखने की प्रक्रिया में माता पिता को अग्रोन्मुखी भूमिका निभाना चाहिए तथा उन्हें अच्छा करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। ठीक है, ये नहीं कि बच्चे को नहीं आप नहीं कर पा रहे हो, आपसे नहीं होगा, ये नहीं करना चाहिए, बल्कि क्या करना चाहिए, नहीं आप बहुत अच्छा कर रहे हो, आप और अच्छा कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, अग्रोन्मुखी भूमिका निभानी चाहिए पेरेंट्स को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 है, विकास कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया। देखिए डेवलपमेंट जो होता है, एक होती है हमारा, देखिए एक होती है ग्रोथ होती है और दूसरा होता है डेवलपमेंट। ठीक है, ग्रोथ जो होती है, मान लीजिए कि एक बच्चा है, आपने देखा है बच्चे का जन्म हुआ है, बहुत ही छोटा सा है, फिर और बड़ा हुआ और बड़ा हुआ और बड़ा, तो ये बच्चे में क्या हो रही है, ग्रोथ हो रही है, वृद्धि हो रही है। डेवलपमेंट जो होता है वो कभी समाप्त होने वाला, और ये क्या होती है, ग्रोथ जो होती है वो एक समय के बाद देखिए हमारी हाइट रुक जाती है। ठीक है, जो भी हमारी हाइट होती है वो रुक जाती है। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि जो हमारा ग्रोथ होती है वो एक समय के बाद रुक जाती है, लेकिन डेवलपमेंट जो होता है वो कभी नहीं रुकता। मान लीजिए कि आपने आज सीटेट का एग्ज़ाम दिया है, आप लोग सीटेट का एग्ज़ाम, फिर आप लोग 8-10 साल के बाद या फिर मान लीजिए कि 6 महीने के बाद आप लोग चाहते हैं कि नेक्स्ट कोई दूसरा एग्ज़ाम भी दे सकते हैं। तो क्या है, आपका जो विकास है, डेवलपमेंट है, वो कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया। ये विचार किससे संबंधित है, तो ये जो विचार है वो हमारा निरंतरता के सिद्धांत से संबंधित है, क्योंकि डेवलपमेंट जो होता है वो हमारा निरंतर चलता रहता है, लगातार कंटिन्यू चलता रहता है। मान लीजिए आज जो चीज़ें सीख रहे हैं वो आप 10 साल बाद भी चीज़ों को सीख सकते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 28 है। यहाँ पे कह रहे हैं कि सीखने के अंतर्दृष्टि सिद्धांत किससे संबंधित है। देखिए सीखने का जो अंतर्दृष्टि सिद्धांत है वो किससे संबंधित है, तो वो जो संबंधित है वो आपका गेस्टाल्टवाद सिद्धांतवादी से संबंधित है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 29 है। यहाँ पे निम्नलिखित में से किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं, तो कब हो जाते हैं, ये किशोर अवस्था में बच्चे जो होते हैं अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और हमारा ये 2011 का लास्ट क्वेश्चन है, 30 क्वेश्चन, बच्चों के बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान की गई थी, तो किसके द्वारा की गई थी, बच्चों की 4 विशिष्ट, यह मैंने आपको पहले क्वेश्चन में भी बताया था, ये जो पहचान की गई थी वो पियाजे के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, देखिए 2012 में जो हमारा एग्ज़ाम हुआ था, क्वेश्चन नंबर हमारा है 1, तो बच्चों द्वारा की जाने वाली त्रुटियों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। देखिए बच्चे त्रुटियां तो करते ही हैं, गलतियां करते हैं, तो उनके संबंध में कौन सा कथन कह रहे हैं कि सत्य है। तो यहाँ पे 4 कथन दे रखे हैं, तो इसमें जो सत्य है कि
कौन सा सत्य है? तो यदि एक शिक्षक कक्षा में सभी बच्चों की त्रुटियों को सुधारने योग्य नहीं तो ये संकेत करता है कि शिक्षक की शिक्षा व्यवस्था असफल है। देखिए मान लीजिए हमें बच्चे को कभी भी गलत नहीं मानना है। यदि एक शिक्षक यानी कि एक टीचर जो है क्लासरूम में सभी बच्चों की त्रुटियों को सुधारने के योग्य नहीं, मान लीजिए बच्चे कोई भी गलती कर रहे हैं, मिस्टेक कर रहे हैं, मान लीजिए बच्चे ठीक से ए नहीं बना पा रहे हैं, मान लीजिए बच्चे ठीक से ए नहीं बना पा रहे हैं और वहाँ पर जो है टीचर भी उसको ठीक नहीं करने के योग्य है, ठीक है? बच्चा बच्चा मान लीजिए ए ऐसे बना रहा है तो और टीचर भी उसको सही करने के योग्य नहीं है, तो ये संकेत करता है कि जो भी टीचर बच्चे को पढ़ा रहा है तो उसकी जो पढ़ाने की जो शिक्षा शिक्षक जो है शिक्षक की जो शिक्षा व्यवस्था है वो क्या है, असफल है, ठीक नहीं है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है, नर्सरी कक्षा में शुरुआत करने के लिए कौन सी विषय वस्तु सबसे अच्छी है? तो यहाँ पे नर्सरी कक्षा में शुरुआत करने के लिए जो विषय वस्तु है, सबसे अच्छी विषय वस्तु वो कौन सा है? मेरा परिवार। यहाँ पर हम बहुत ही जल्दी क्वेश्चंस करेंगे। मैं कह रही हूँ कि इसी वीडियो में मैं जितने भी आपके जो भी क्वेश्चंस हैं CDP के सभी कंप्लीट करा दूँ। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन नंबर 3 है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 है, प्राथमिक कक्षा में सकारात्मक वातावरण निर्मित करने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? बच्चों में विभेद नहीं करना चाहिए और प्रत्येक बच्चे के लिए सामान्य लक्ष्य सुनिश्चित करना चाहिए। हर बच्चे के लिए ये सोचना चाहिए कि सभी बच्चे सब चीज़ों को कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 है, एक बच्चा जो डैश से ग्रस्त है वो सा को क्या पढ़ता है? वॉस पढ़ता है और न्यूक्लियर को अनक्लियर में अंतर नहीं कर सकता, तो वो किससे संबंधित है? तो वो उसको उसमें क्या प्रॉब्लम्स आ रही, तो वो डिसलेक्सिया से संबंधित है। किससे संबंधित है? डिसलेक्सिया से संबंधित है और डिसलेक्सिया नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता समस्या समाधान उपागम का चिन्ह नहीं? तो समस्या समाधान उपागम का जो चिन्ह नहीं है वो क्या है? समस्या कथन में संकेत क्या होते हैं? अंतर्निहित रूप से दिए होते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है, प्रतिभाशाली विद्यार्थी। देखिए प्रतिभाशाली विद्यार्थी हैं वो क्या करेंगे? अपने निर्णय में आत्मनिर्भर होते हैं। देखिए जो भी बच्चे इंटेलिजेंट होते हैं, प्रतिभाशाली होते हैं, तो वो क्या कहते हैं? अपने डिसीजन खुद भी ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 है, यहाँ पे कह रहे हैं कि चिंतन के सूचना प्रक्रमण सिद्धांत में निम्नलिखित चरण आते हैं। कौन कौन से चरण आते हैं? तो कौन कौन से चरण आते हैं? देखिए ये कहा, तो इसमें जो चरण आते हैं वो कौन कौन से आते हैं? सबसे पहले आता है हमारा पूर्व प्रक्रमण, ठीक है, फिर आता है हमारा दूसरे नंबर पे आता है श्रेणीकरण, तीसरे नंबर पे आता है प्रतिक्रिया चयन और चौथे पे आता है हमारा का यानी कि प्रतिक्रिया क्रियान्वयन आता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 8, सीखने संबंधी निर्योग्यताएं समानता। देखिए बच्चों में लर्निंग संबंधी जो भी निर्योग्यताएं होती हैं वो समानता कैसे होती हैं? तो वो उन बच्चों में पाई जाती हैं जिनके पैतृक अभिभावक इस प्रकार की समस्या से ग्रसित होते हैं। मान लीजिए कि सीखने संबंधी बच्चों में कुछ जो है, मान लें बच्चे कुछ चीज़ों को लर्न नहीं कर पा रहे हैं, तो क्यों नहीं कर पा रहे हैं? क्योंकि उनके ये प्रॉब्लम उनके पेरेंट्स में भी है, इसलिए वो नहीं लर्न कर पा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 है, मोनिका जो गणित की शिक्षिका है राधिका के से एक प्रश्न पूछती है। राधिका से उत्तर न मिलने पर वो तुरंत मोहन से दूसरा प्रश्न पूछती है। जब उसे महसूस होता है कि मोहन उत्तर बताने में संघर्ष कर रहा है तो वो अपने प्रश्न को क्या करती है? शब्दों को बदलती है। तो मोनिका की ये प्रवृत्ति क्या ये प्रदर्शित करती है कि मोनिका की क्या प्रदर्शित करती है कि वो मोहन का पक्ष लेकर लिंग भूमिकाओं को क्या बता रही? रूढ़िबद्धता को बढ़ावा दे रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, सीखने के लिए आंकलन निम्नलिखित का ध्यान रखता है। सीखने के लिए आंकलन जो है वो किसका ध्यान रखता है? तो वो जो ध्यान रखता है वो किसका ध्यान रखता है? विद्यार्थियों की आवश्यकताओं का ध्यान रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 11 है, एक समान जुड़वा भाइयों में से एक को सामाजिक आर्थिक रूप से धनवान परिवार गोद लिया जाता है और दूसरे को एक निर्धन परिवार द्वारा। तो 1 वर्ष के बाद उसके बुद्धि लब्धांक के बारे में निम्नलिखित में से क्या अवलोकित होने की सर्वाधिक संभावना? देखिए मान लीजिए कि यहाँ पे कहा गया है कि 2 बच्चे जुड़वा के हुए जिसमें से एक परिवार ने अमीर परिवार ने ले लिया, दूसरे को क्या था? गरीब परिवार ने गोद ले लिया। तो क्या इससे उनकी बुद्धि पे इंटेलिजेंट पे कोई फ़र्क पड़ेगा? तो बिल्कुल नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि सामाजिक आर्थिक स्तर जो होता है बुद्धि लब्धांक को प्रभावित नहीं करता है। कि मान लीजिए कि कोई अमीर परिवार में रहे या फिर गरीब परिवार में, लेकिन उनकी बुद्धि पर कोई असर नहीं पड़ता है, यही यहाँ पर बता रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म गतिक कौशल है? देखिए सूक्ष्म गतिक कौशल होते हैं जो हम अपनी फिंगर से जो जितने भी काम करते हैं तो वो हमारे सूक्ष्म गतिक कौशल कहलाते हैं। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर हमारा क्या है? लिखना। देखिए लिखते हैं आप क्या है? फिंगर से लिखते हैं, तो ये सभी हमारे सूक्ष्म गतिक कौशल में आ जाते हैं। सूक्ष्म गतिक कौशल शारीरिक क्रियाएं होती हैं जिनमें से दौड़ना है, ठीक है, तो सूक्ष्म चढ़ना फुदकना आदि आते हैं, जैसे दौड़ना सूक्ष्म गतिक कौशल। जबकि सूक्ष्म
गतिक कौशल के अंतर्गत नहीं आते हैं। लिखना, निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म गतिक कौशल का उदाहरण है? तो देखिए लिखना जो है वो किसका है? सूक्ष्म गतिक कौशल का उदाहरण है। एक स्थूल गतिक कौशल होते हैं, तो जैसे कि जब बच्चा दौड़ रहा है तो यह हमारा क्या होता है? स्थूल गतिक कौशल होते हैं। यहाँ पर कुछ रॉन्ग दे रखा है। वाइगोत्स्की का सिद्धांत का निहितार्थ है। देखिए वाइगोत्स्की का सिद्धांत का निहितार्थ क्या है कि यहाँ पे कहते हैं कि सहयोगात्मक समस्या समाधान, बच्चे जो होते हैं एक दूसरे से कोऑपरेट करके समस्या का समाधान करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14 है, किशोर डैश का अनुभव कर सकते हैं। देखिए किशोर जो है किसका अनुभव कर सकते हैं? जो बड़े होते हैं, तो वो दुश्चिंता और स्वयं से सरोकार का क्या कर सकते हैं? अनुभव कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15 है आपका, शारीरिक रूप से सक्षम बच्चों को समानता। देखिए जो बच्चे शारीरिक रूप से सक्षम हैं, ठीक है, जो फिजिकली रूप से, तो वो बच्चे समानता वो किससे संबंधित होते हैं? तो डिस्ग्राफिया। बच्चे कुछ बच्चे होते हैं को मान लीजिए कि लिख नहीं पा रहे हैं, तो उनमें बच्चों में क्या होगा? डिस्ग्राफिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16 है, आंशिक पुनर्बलन। देखिए आंशिक पुनर्बलन क्या होता है? वो सतत पुनर्बलन की अपेक्षा अधिक प्रभावी होता है। देखिए सतत पुनर्बलन की अपेक्षा जो होता है वो आंशिक पुनर्बलन अधिक प्रभावी होता है। कैसे होता है? देखिए आंशिक पुनर्बलन से अभिप्राय कई सही अनुक्रियाओं के उपरांत पुनर्बलन देने से। मान लीजिए कि आप लोग ने कई बार सीटेट एग्ज़ाम दिया और आप लोग को ये नहीं पता है कि आप लोग का सीटेट एग्ज़ाम इस बार क्लियर होगा या नेक्स्ट टाइम क्लियर होगा या उसके बाद नेक्स्ट टाइम क्लियर होगा, तो आप क्या यहाँ पे कर रहे हैं? आंशिक पुनर्बलन कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या कर रहे हैं? आंशिक पुनर्बलन कर रहे हैं। आपको नहीं पता है कि इस बार होगा या फिर नहीं होगा, कौन सा किस अटैम्प्ट में होगा, तो ये हमारा क्या कहलाएगा? आंशिक पुनर्बलन देने से है। ठीक है, ये सतत पुनर्बलन की अपेक्षा अधिक प्रभावी होता है क्योंकि इसमें छात्र को किस अनुक्रिया, आपको ये नहीं पता है कि आपका किस अटैम्प्ट में जो है एग्ज़ाम क्लियर हो जाए, तो पुनर्बलन मिलेगा, इसका पता नहीं होता। इससे वो प्रत्येक अनुक्रिया को तत्परता से करता है। देखिए हर बार आप लोग सीटेट का एग्ज़ाम देंगे तो बहुत ही तत्पर होकर देंगे, आपको नहीं पता है कि आपका एग्ज़ाम कब क्लियर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17 है, एक सशक्त विद्यालय अपने शिक्षकों को निम्नलिखित योग्यताओं में से किसे सर्वाधिक बढ़ावा देगा। देखिए एक सशक्त विद्यालय है यानी कि एक स्कूल है, वो अपने शिक्षकों को, अपने जो भी उनके टीचर्स हैं उनको निम्नलिखित योग्यताओं में से किसे सर्वाधिक बढ़ावा देगा। तो किसे देगा? तो वो प्रतिस्पर्धात्मक अभिवृत्ति को बढ़ावा देगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से अंतः विषय अनुदेशन का सर्वोत्कृष्ट लाभ ये है कि, तो अंतः विषय अनुदेशन का सबसे उत्कृष्ट जो लाभ है वो क्या है? तो ये जो लाभ है वो क्या है? विद्यार्थियों को सीखे गए ज्ञान को बहु संदर्भों में अनुप्रयोग करने और सामान्यीकृत करने के अवसर दिए जाते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19 है, वे शिक्षार्थी जो समृद्ध ज्ञान और शैक्षणिक दक्षता के हार्दिक इच्छा प्रदर्शित करते हैं तो वो कौन था? तो वो क्या कहलाता है? निष्पादन उपागम अभिविन्यास कहलाता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20 है, शिक्षक डैश के अलावा निम्नलिखित सभी को करते हुए समस्या समाधान को विद्यार्थियों के लिए मज़ेदार बना सकता है। देखिए यहाँ पे कह रहे हैं कि शिक्षक डैश के अलावा, देखिए इसमें जो है एक आपका रॉन्ग है, बाकी सभी क्या है? बच्चों की समस्या समाधान को विद्यार्थियों के लिए क्या बना सकते हैं? मज़ेदार बना सकते हैं। तो कौन एक जो है वो रॉन्ग है? तो यहाँ पे आपका एक जो रॉन्ग है वो क्या है? जब विद्यार्थी स्वयं से कोई कार्य करने की कोशिश कर रहे हों तो उनसे परिपूर्णता की अपेक्षा ना करें। मान लीजिए कि आप लोग मान लीजिए कि छोटे बच्चे हैं, कोई काम कर रहे हैं, ठीक है, तो पहले तो वो क्या, मान लीजिए उनसे हमने क्या किया, यहाँ पर एप्पल बनाने के लिए कह दिया या फिर मैंगो बनाने के लिए कह, तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे? बच्चों को परिपूर्णता ये नहीं कहेंगे, बच्चे कोशिश कर रहे हैं, वहाँ पर ट्राई कर रहे हैं, तो हम ये नहीं कहें कि पहली बार में वो एक प्रॉपर एक अच्छा सा एप्पल या फिर मैंगो बनाएंगे, बल्कि वो क्या करेंगे? पहले ट्राई कर रहे हैं, फिर अच्छी तरीके से क्या होंगे उसमें क्या हो जाएंगे? अच्छी तरीके से काम को कर सकते हैं धीरे धीरे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 21 है, भाषा में अर्थ की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो देखिए भाषा में अर्थ की सबसे छोटी जो इकाई है वो क्या है? सोनिम है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 22, बहुबुद्धि सिद्धांत निम्नलिखित निहितार्थ देता है सिवाय। देखिए बहुबुद्धि सिद्धांत ये जो दिया था हार्वर्ड गार्डनर ने दिया था, इन्होंने बताया था कि बुद्धि जो होती है वो 7 प्रकार की होती है और सभी में बुद्धि अलग होती है। सभी एक इंसान में एक तरीके की बुद्धि नहीं होती, सभी लोगों में अलग अलग बुद्धि होती है। देखिए इसमें किसी में बच्चे किसान वाली बुद्धि होती है, तो वो क्या होता है? फार्मर, किसान का काम करता है। किसी में जो होता है इंजीनियरिंग की बुद्धि होती है, किसी में डॉक्टर वाली होती है, तो सब में बुद्धि जो होती है वो क्या होती है? हमारी अलग अलग होती है। तो बहुबुद्धि सिद्धांत निम्नलिखित निहितार्थ देता है सिवाय, तो यहाँ पे एक रॉन्ग है, बाकी तीनों सही हैं। तो कौन सा रॉन्ग है? बुद्धि प्रक्रमण संक्रियाओं का एक विशिष्ट समुच्चय समाधान के लिए किया जाता है।
नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 23 है, निम्नलिखित में से कौन सा सीखने के लिए अधिकतम रूप से अभिप्रेरित करता है? तो सॉरी, सीखने के लिए अधिकतम रूप से यानी कि लर्निंग करने के लिए अधिकतम यानी कि ज़्यादातर जो क्या करता है, मोटिवेट करता है। तो लक्ष्यों को प्राप्त करने की व्यक्तिगत संतुष्टि। देखिए आप क्या करेंगे, आप लोगों को पता होगा कि हम सीटेट को क्लियर कर सकते हैं, इसके बाद हमारी क्या होगी, जॉब लग जाएगी। लक्ष्यों को प्राप्त करने में व्यक्तिगत संतुष्टि यानी कि पर्सनली रूप से अलग अलग उनको संतुष्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 24 है, बुद्धि लब्धांक यानी कि जो भी आईक्यू टेस्ट किया जाता है उसमें शैक्षणिक निष्पादन संबंधित होता है। तो देखिए बुद्धि लब्धांक सामान्यता जो होता है वो कैसा होता है? तो बुद्धि लब्धांक सामान्यता जो होता है वो उच्च रूप से शैक्षणिक निष्पादन से संबंधित होता है। देखिए बुद्धि जो भी आईक्यू टेस्ट किया जाता है बच्चे में कितनी बुद्धि है, तो वो किससे होते संबंधित होता है? तो वो शैक्षणिक यानी कि एजुकेशनल निष्पादन से संबंधित उच्च रूप से एजुकेशनल से संबंधित होती है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 25 है, 16 वर्षीय बच्चा बुद्धि लब्धि परीक्षण में 75 अंक प्राप्त करता है। देखिए 16 वर्ष का बच्चा है, देखिए 16 वर्ष का बच्चा है, ठीक है, उसकी बुद्धि लब्धि जो भी आईक्यू है वो कितना है, 75 है, अंक प्राप्त करता है। इसकी मानसिक आयु हमें क्या है, एक तो हमारी होती है मानसिक आयु, दूसरी होती है हमारी वास्तविक आयु होती है। देखो यहाँ पर एक फॉर्मूला दे रखा है, देखिए यहाँ पे क्या है, तो हमारा जो आईक्यू का फॉर्मूला है, तो आईक्यू यानी कि आईक्यू बुद्धि लब्धांक हो जाएगा और हमारी यहाँ पे हो जाएगी MA, तो ये हमारे पे मानसिक आयु, तो हमारे पर मानसिक आयु हमें इसको निकालना है, ठीक है, मानसिक आयु को निकालना है। और जो वास्तविक आयु है उसकी कितनी है, यहाँ पे वास्तविक आयु उसकी 16 वर्ष है। और यहाँ पे क्रोनोलॉजिकल एज और यहाँ पर जो आईक्यू दे रखा है वो कितना है, 75 दे रखा है। तो यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर देखिए आईक्यू यहाँ पर दे रखा है, तो यहाँ पर देखिए आईक्यू हमारा 75 है और जो सी है, तो सी जो है वो क्या है, वास्तविक आयु दे रखे 16। तो यहाँ पर हम 75 आईक्यू के स्थान पर हम 75 को रखेंगे और हमें मानसिक आयु को निकालना है, तो यहाँ पर हम MA रखेंगे और CA, ठीक है, इंटू 100। तो यहाँ पर हमने रख दिया 75, यहाँ पर हमारा आईक्यू हो गया और ये हमें निकालना है, ठीक है, ये हमें निकालना है। और जो वास्तविक एज है वो कितनी, 16 है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो MA है तो उसको हम यहाँ पर ले आएंगे, ठीक है, और यहाँ पे 75 और यहाँ पर क्या करेंगे, ये हमारा ऊपर चला जाएगा, तो 75 यहाँ पर हमारा क्या था, 75, तो और यहाँ पर जो 75 है वो हमारा इधर आ जाएगा और जब हमारा इधर आएगा तो ये नीचे वाला जो डिवाइड वाला है वो 16 ऊपर चला जाएगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई करने के बाद हम अपना MA को प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। जब हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे उसके बाद इसको हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, तो हमारे जो आयु निकल के आएगी तो वो कितनी निकल के आएगी, 12 वर्ष निकल कर आएगी। देखिए 12 वर्ष आयु निकल कर आएगी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर है 26 है, विद्यार्थियों के पोर्टफोलियो के लिए सामग्री का चयन करते समय। देखिए बच्चों के जो पोर्टफोलियो क्या होती है, एक फाइल होती है, वहाँ पे बच्चों की सभी एक्टिविटीज़ को लिखा जाता है, बच्चे किस में बच्चे के कमज़ोर हैं, किस में अच्छे हैं। तो यहाँ पर एक बच्चों के बारे में बच्चों की सब चीज़ों को वहाँ पर एक फ़ाइल तैयार की जाती है। तो वहाँ पे कह रहे हैं कि उसका जो सामग्री का चयन करते समय डैश का ज़रूर होना चाहिए, किसका होना चाहिए, तो वहाँ पर विद्यार्थियों का समावेशन ज़रूर होना चाहिए, बच्चों को भी वहाँ पर समावेशन किया जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 27 है, सफल समावेशन को निम्नलिखित की आवश्यकता होती है। देखिए सफल समावेशन को किसकी आवश्यकता होती है, सफल समावेशन को जो आवश्यकता होती है वो पृथक्करण की आवश्यकता होती है, सिवाय। तो यहाँ पे सफल समावेशन को निम्नलिखित की आवश्यकता होती है सिवाय। देखिए पृथक्करण, अगर पृथक्करण को हटा दें बाकी क्या है, ये एक सफल समावेशन की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 28 है, विद्यालय में लिंग भेदभाव से बचने का सर्वोत्तम तरीका हो सकता है। मान लीजिए कि एक विद्यालय जिसमें गर्ल्स भी हैं, ठीक है, गर्ल्स भी हैं और यहाँ पर क्या है, बॉयज़ भी हैं। तो यहाँ पर वहाँ पर बच्चों गर्ल्स हैं और बॉयज़ में क्या क्या भेदभाव किया जा रहा है, ठीक है। तो हमें बच्चों को एक सा समझ लेना चाहिए, चाहे गर्ल्स हो चाहे बॉयज़ हो, दोनों को हमें अधिकार भी बराबर देना चाहिए, दोनों को सेम समझना चाहिए, उनमें कोई भी भेदभाव नहीं करना चाहिए। तो हमें इससे बचने के लिए क्या करना चाहिए, बच्चों में हम भेदभाव ना करें गर्ल्स बॉयज़ में। तो इसके लिए बेहतर तरीका क्या हो सकता है, तो इसके लिए बेहतर तरीका क्या हो सकता है, शिक्षकों द्वारा लिंग पक्षपात पूर्ण व्यवहार का अधिक संज्ञान करना चाहिए।
नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 29, सह शैक्षणिक क्षेत्रों में निष्पादन के आधार पर शैक्षणिक क्षेत्रों में निष्पादन के स्तर को बढ़ाने का औचित्य स्थापन किस आधार पर किया जा सकता है। सह शैक्षणिक कौन से होते हैं, जैसे कि को एजुकेशनल होते हैं, एजुकेशनल यानी कि बच्चों को शिक्षा देना, और यहाँ पर बच्चों में खेल है, फिजिकल है, सामाजिक विकास है, सह शैक्षणिक में आ जाएंगे। तो कहेंगे क्षेत्रों में निष्पादन के स्तर को बढ़ाने का औचित्य स्थापन किस आधार पर किया जा सकता है। तो यहाँ पर जो किस आधार पर किया जा सकता है, ये क्या है, व्यक्तिगत विभिन्नताओं को संतुष्ट करता है। किसे करता है, ये क्या करता है, व्यक्तिगत विभिन्नताओं को संतुष्ट करता है। अलग अलग जो भी अलग अलग डिफरेंसेस होता है बच्चों का, तो उनको क्या करता है, संतुष्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है और लास्ट हमारा क्वेश्चन 2012 का, विद्यालय में नियमित उपस्थिति के लिए वंचित बच्चों को प्रोत्साहित करने का निम्नलिखित में से कौन सा तरीका सर्वाधिक उपयुक्त होगा। देखिए, विद्यालय में नियमित उपस्थिति के लिए हम चाहते हैं बच्चे डेली स्कूल में आए। तो जो बच्चे रह गए हैं, नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो उन बच्चों के लिए उपस्थिति के लिए वंचित बच्चों को प्रोत्साहित करना। वंचित बच्चे कौन से होते हैं, जो जानते हैं, जो बच्चे कभी स्कूल नहीं आ पाए क्योंकि उनका स्कूल जो है उनके घर से बहुत ही ज़्यादा दूर है, या फिर बच्चे किसी कारणवश अपना एडमिशन नहीं करा सके, या फिर उनके पास पैसे नहीं हैं पढ़ने के लिए, तो वो वंचित बच्चे कहलाते हैं। उनको हम क्या करेंगे, प्रोत्साहित करेंगे, और करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक बेहतर उपयुक्त तरीका होगा। तो हमें बच्चों के लिए क्या करना चाहिए, ऐसे स्कूल उनका विकास आवासीय विद्यालय खोलना चाहिए, जहाँ पर बच्चे रहें भी, ठीक है, बच्चे वहाँ पर खाएं भी और रहें भी। तो ऐसे विद्यालय जब हम खोलेंगे, आवासीय विद्यालय खोलना, इससे बच्चे जो वंचित बच्चे हैं, जो नहीं पढ़ पाए हैं, जो रह गए हैं, किसी भी कारणवश रह गए हैं, तो वह वहाँ पर रहकर पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2013 के हैं। ये देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर है, सीडीपी का किसने सबसे पहले बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया था। तो बुद्धि परीक्षण का जो निर्माण किया था वो किसने किया था, तो अल्फ्रेड बिने ने। देखिए, यहाँ पर इसका एक्सप्लेनेशन भी दे रखा है कि प्रथम बुद्धि परीक्षण का जो निर्माण किया था अल्फ्रेड बिने द्वारा विकसित किया गया था। उन्हें बुद्धि परीक्षण के जन्मदाता के रूप में भी जाना जाता है। किन्हें, अल्फ्रेड बिने। तो अल्फ्रेड बिने को बुद्धि परीक्षण जन्मदाता के रूप में भी जाना जाता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है, एक शिक्षक कक्षा के कार्य को एकत्र करता है। देखिए, बच्चे क्लास में मतलब टीचर है, तो वो कहता है जितने भी कार्य हैं उनको क्या करता है, एकत्र करता है, यानी कलेक्ट करता है, और उन्हें पढ़ता है। उसके बाद योजना बनाता है और अपने अगले पाठ को शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए समायोजित करता है। तो ये डैश कर रहा है, यहाँ पर वहाँ पर टीचर है, लेडी टीचर है या फिर जेंट्स टीचर है, तो वहाँ पर कर रहा है या फिर कर रही है। तो ये किसे बताता है कि सीखने के लिए वो आंकलन करना है, क्योंकि उसको पता चल गया कि उसके क्या क्या काम है, और उसको बच्चों को कैसे हमें पढ़ाना है, उनकी आवश्यकताओं को पूरा करना है। तो ये यहाँ पे क्या कर रहा है, सीखने के लिए आंकलन कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है, कक्षा में जेंडर लिंग विभेद। देखिए, क्लासरूम में जो जेंडर होता है, यानी कि जो भी जेंडर होता है, उनमें क्या होता है, विभेद। तो उसमें विभेद क्या करता है, विभेद जो है शिक्षार्थियों के हसनोन्मुख प्रयासों अथवा निष्पादन का कारण बन सकता है। बच्चे अगर हंसी खुशी वहाँ पर रह रहे हैं, तो उनका क्या है, उनकी हंसी खुशी ना हंसी खुशी का क्या बन सकता है, एक कारण बन सकता है, अगर हम बच्चों में लिंग भेद करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है, ध्वनि संबंधी जागरूकता निम्नलिखित में से किस क्षमता से संबंधित है। देखिए, ध्वनि, तो ध्वनि क्या होती है, साउंड होता है। इसमें कह रहे हैं कि ये जो संबंधित जागरूकता है वो किससे संबंधित है, तो ध्वनि संरचना पर चिंतन करना और उसमें हेरफेर करना से संबंधित है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, देखिए, ये आपका जो एग्ज़ाम हुआ था वो 2014 में हुआ था, 31 सितंबर को हुआ था, और 1st to 5th में ये क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 5, प्रकृति पोषण विवाद निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। देखिए, प्रकृति पोषण विवाद जो है वो किससे संबंधित है, तो किससे संबंधित है, आनुवंशिकी एवं वातावरण से संबंधित है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है, मानव विकास। देखिए, मानव विकास यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट जो है वो क्या है, तो मानव विकास जो होता है, यानी कि जो भी एक ह्यूमन का डेवलपमेंट होता है वो किसका होता है, तो वो कैसा होता है, उसमें मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों होते हैं। देखिए, मानव विकास जो है वो किसका परिणाम है, मात्रात्मक और गुणात्मक, यानी कि क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों का क्या है, यहाँ पे दोनों का परिणाम है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिकरण की एक निष्क्रिय एजेंसी है, यानी कि जो भी सोशलाइजेशन की एक निष्क्रिय एजेंसी है, तो क्या है, जो हमारा सार्वजनिक पुस्तकालय। देखिए, सार्वजनिक पुस्तकालय जो है सामाजिकरण की निष्क्रिय एजेंसी है। जैसे कि यहाँ पे परिवार है, इको
क्लब है, स्वास्थ्य क्लब है। तो यहाँ पर क्या है, परिवार, इको क्लब व स्वास्थ्य क्लब सामाजिकरण की ये क्या कहलाती हैं, सक्रिय सक्रिय यानी कि एक्टिव संस्थाएं कहलाती हैं। यहाँ पर सभी लोग जाते हैं। देखिए परिवार में भी ढेर से लोग होते हैं, इको क्लब में भी ढेर से होते हैं, सार्वजनिक पुस्तक और स्वास्थ्य क्लब में, जहाँ व्यक्ति दूसरों के साथ संप्रेषण के माध्यम से सामाजिक बनता है। यहाँ पर बच्चे देखिए, परिवार में बच्चा बात करेगा तो उसमें सामाजिक विकास होगा, ठीक है। और इसमें हेल्थ क्लब में जाएगा, स्वास्थ्य क्लब में जाएगा तो वहाँ पर भी बात करेगा, बातचीत करेगा। और उसके बाद इको क्लब में, लेकिन क्या है, अपने विचारों को दूसरों के साथ बांटता है कहाँ, जो हमारी सक्रिय संस्थाएं हैं, ठीक है। सक्रिय संस्थाएं आपके जैसे परिवार हो गई, इको क्लब हो गई और आपका स्वास्थ्य क्लब। लेकिन परंतु ये सार्वजनिक पुस्तकालय में अधिक संभव नहीं है। लेकिन क्या करता है, जब कोई भी लाइब्रेरी जाता है तो वहाँ पर बातचीत नहीं करता, सिर्फ डायरेक्ट वहाँ पर वो पढ़ने के लिए जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 है, संज्ञानात्मक विकास निम्नलिखित में से किसके द्वारा समर्पित तो होता है। देखिए संज्ञानात्मक विकास यानी कि जो भी कॉग्निटिव डेवलपमेंट है, तो वो निम्नलिखित में से किसके द्वारा समर्पित तो होता है। तो किसके द्वारा होता है, एक समृद्ध और विविधतापूर्ण वातावरण उपलब्ध कराना। अगर हम एक उनको अच्छा इन्वायरमेंट देंगे तो इससे बच्चों में क्या होगा, संज्ञानात्मक यानी कॉग्निटिव डेवलपमेंट होगा बच्चे का। निम्नलिखित में से कौन सा सीखने की शैली का एक उदाहरण है। तो सीखने की शैली का जो एक उदाहरण है वो क्या है, तो चाक्षुष चाक्षुष जो है वो क्या है, सीखने की शैली का एक उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 है, डैश प्रेरणाएं अनुभूतियों की संतुष्टिकरण की अवस्थाओं तक पहुंचने और व्यक्तिगत लक्ष्यों को प्राप्त करने की आवश्यकता को संबोधित करती हैं। कौन करती हैं, भावात्मक। तो देखिए भावात्मक प्रेरणाएं जो होती हैं वो क्या करती हैं, अनुभूतियों के संतुष्टिकरण की अवस्थाओं तक पहुँचने और व्यक्तिगत लक्ष्यों यानी कि जो उनके पर्सनल, मान लीजिए कि आपकी जॉब लग जाए तो ये एक आपका क्या है, पर्सनल लक्ष्य है, उसको प्राप्त करने के लिए आवश्यकताओं को क्या करती हैं, संबोधित करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 है, यहाँ पे करें कि एक आंतरिक बल जो प्रोत्साहित करता है और व्यवहार परक प्रतिक्रिया के लिए बाध्य करता है एवं उस प्रतिक्रिया को विशिष्ट दिशा उपलब्ध कराता है। तो ये उपलब्ध कराता है तो कौन कराता है, यहाँ पे क्या है, अभिप्रेरणा कराता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सा कारक अधिगम को सकारात्मक प्रकार से प्रभावित करता है। देखिए अधिगम यानी कि लर्निंग को सकारात्मक प्रकार से प्रभावित करता है। कौन करता है, अर्थपूर्ण संबंध करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 13 है, प्रतिभाशाली शिक्षार्थियों को डैश से जुड़े प्रश्नों पर अधिक समय देने के लिए कहा जा सकता है। देखिए प्रतिभाशाली शिक्षार्थी होते हैं, उनको हम किससे प्रश्न इसका उनके सामने कैसे प्रश्नों को पर अधिक समय दे सकते हैं। तो उनको जो है प्रतिभाशाली बच्चे हों तो जो सृजन ऐसे क्रिएटिव क्वेश्चंस होंगे तो उसमें बच्चे क्या करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा उसके बारे में सोचे विचारेंगे। तो प्रतिभाशाली शिक्षार्थियों को सृजन की प्रवृत्ति होती है। तो छात्र जितने अधिक सृजन संबंधी यानी कि सृजन संबंधी प्रश्न बनाएंगे उतने ही उनकी क्या होगी, समझ होगी, यानी कि उनकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सा कौशल संवेगात्मक बुद्धि से संबंधित है। तो संवेगात्मक यानी कि इमोशनल बुद्धि से संबंधित है। तो कौन है, तो सहानुभूति देना। तो ये क्या है, ये एक संवेगात्मक बुद्धि से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15 है, गणित से अधिगम निर्योग्यता का आंकलन निम्नलिखित में से किस परीक्षण द्वारा सर्वाधिक उचित तरीके से किया जा सकता है। तो किसके द्वारा किया जा सकता है, तो निष्पादात्मक परीक्षण द्वारा किया जा सकता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 16, ये यहाँ पे कह रहे हैं कि व्यवहार, पूर्णता, स्वास्थ्य, मौलिकता और लचीलापन डैश के साथ संबंधित तत्व हैं। तो किसके साथ संबंधित तत्व हैं, तो किसके साथ है, अपसारी चिंतन के साथ संबंधित हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17 है, सभी के लिए विद्यालयों में सभी की शिक्षा निम्नलिखित में से किसके लिए प्रचार वाक्य हो सकता है। तो किसके लिए हो सकता है, तो ये हो सकता है समावेशी शिक्षा के लिए हो सकता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन सी शब्दावली प्रायः अभिप्रेरणा के साथ अंतः बदलाव के साथ इस्तेमाल की जाती है। तो क्या इस्तेमाल की जाती है, तो यहाँ पे जो इस्तेमाल की जाती है वो आवश्यकता इस्तेमाल की जाती है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19, निम्न में से कौन सा स्टर्नबर्ग की बुद्धि के त्रिस्तरीय सिद्धांत का एक रूप है। तो कौन सा त्रिस्तरीय, स्टर्नबर्ग ने 3 तरीके की बुद्धि बताई थी। कौन कौन सी बताई थी, तो इन्होंने जो बताई थी वो बताई थी व्यवहारिक बुद्धि बताई थी, सृजनात्मक बुद्धि बताई थी और विश्लेषणात्मक बुद्धि बताई थी। तो यहाँ पर जो है किससे संबंधित है, तो यहाँ पर देखिए जो व्यवहारिक बुद्धि है वो किससे संबंधित है, तो वो स्टर्नबर्ग से संबंधित है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20, 1 वर्ष तक के शिशु जब आँख, कान व हाथों से सोचते हैं। देखिए छोटे छोटे बच्चे होते हैं वो आँखों से सोचते हैं, ठीक है, देखकर, कान से सोचते हैं, हाथों से सोचते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन
कौन सा स्तर शामिल होता है। तो वहाँ पर जो बच्चा होता है प्याजे के अनुसार अगर देखा जाए तो इन्होंने 4 अवस्थाएँ बताई थी। तो वो अवस्था होती है इंद्रिय जनित गामक स्तर होता है। यहाँ पे बच्चे की जो आयु होती है वो 0 से 2 होती है। जिसमें बच्चे क्या होते हैं, आँख, कान, हाथ से सोचते हैं। वाइगोत्स्की के सिद्धांत में विकास की निम्नलिखित में से कौन से पहलू की उपेक्षा होती है? तो किसकी होती है यहाँ पे तो किसकी होती है यहाँ पर जो होती है वो जैविक, ठीक है? वाइगोत्स्की के सिद्धांत में विकास के निम्नलिखित में से कौन से पहलू की उपेक्षा होती है? तो जैविक पहलू की उपेक्षा होती है। नेक्स्ट आप क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 22 है। छात्राएं जो गर्ल्स हैं वो क्या करती हैं? तो छात्राएं अपनी उम्र के लड़कों की तरह गणित में अच्छी हैं, ठीक है? तो ये बिल्कुल सही का है, उम्र के लड़कों की तरह गणित में अच्छी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 23 है। ग्रेड अंकों से अलग होते हैं। बिल्कुल देखिए, ए ग्रेड दे दिया, बी ग्रेड दे दिया, तो ये कह रहे हैं यहाँ पे जो ग्रेड है वो अंकों से अलग है। ये प्रश्न निम्नलिखित में से किस प्रकार के प्रश्नों से संबंधित रखता है? तो ये विश्लेषणात्मक प्रश्नों से संबंधित रखता है। कभी कभी बच्चों को ग्रेड दिया जाता है, कहीं कहीं पे बच्चों को क्या दिया जाता है, अंक दिए जाते हैं। तो ग्रेडिंग प्रणाली के तहत शिक्षा में सतत एवं समग्र मूल्यांकन की व्यवस्था की गई है। देखिए, ग्रेडिंग प्रणाली के तहत बच्चों को जो ग्रेड देते हैं तो वो क्या होता है, उसके तहत शिक्षा में सतत एवं समग्र मूल्यांकन की व्यवस्था की गई है। यहाँ बच्चे का कंटिन्यू, बच्चा जब पढ़ेगा तो हम उसके बाद उसको क्या दे सकते हैं, ग्रेड दे सकते हैं। ये एक विश्लेषणात्मक प्रणाली है। ये बच्चे की कक्षा में स्थिति को प्रदर्शित करता है, ठीक है? बच्चे में क्लास में बच्चे की क्या पोजीशन है उसको बताता है, जबकि अंक प्रदान करता है छात्रों को रटकर या फिर गलत साधनों का प्रयोग करके पास होने की प्रवृत्ति का समर्थन देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 24। शब्दों में अक्षरों के क्रम को पढ़ने में कठिनाई। देखिए, शब्दों में मान लीजिए कि यहाँ पे एप्पल लिखा है, ठीक है, APPLE। तो यहाँ पर बच्चों को क्या है, शब्दों में जो शब्द है इसके अक्षरों को पढ़ने में, यानी कि पी को पढ़ने में कठिनाई हो रही है, एल को पढ़ने में कठिनाई हो रही है, इनके क्रम को, तो वो अनुभव करता है। और अक्सर चक्षुष स्मृति का हास, यानी कि देखकर उनको क्या करता है, संबंधित है। तो वो किससे संबंधित है? तो वो जो है वो किससे संबंधित है? तो वो डिसलेक्सिया से संबंधित है। किससे? डिसलेक्सिया, क्योंकि वो वहाँ पर देख कर भी उसे पढ़ नहीं पा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 25 है। रिया कक्षा में पिकनिक तय करते हुए ऋषभ से सहमत नहीं है, ठीक है? रिया कक्षा में पिकनिक तय करने हेतु ऋषभ से सहमत नहीं। वो सोचती है कि बहुमत के अनुकूल बनाने के लिए नियमों का संशोधन किया जा सकता है। ये सहपाठी विरोध प्याजे के अनुसार निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ये सहयोग की नैतिकता से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 26 है। वे शिक्षक जो विद्यालय आधारित आंकलन के अंतर्गत कार्य करते हैं। तो कह रहे हैं कि वे टीचर्स जो विद्यालय आधारित आंकलन, जो विद्यालय के द्वारा जो असेसमेंट बनाया गया उनके अंतर्गत कार्य करते हैं, तो वो वे कैसे होते हैं? तो वे जो है वे व्यवस्था के लिए स्वामित्व की भावना रखते हैं। तो वे क्या करते हैं, वे व्यवस्था के लिए क्या करते हैं, स्वामित्व की भावना रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 27 है। अल्बर्ट बडोरा के सामाजिक अधिगम सिद्धांत के अनुसार निम्न में से कौन सा सही है? देखिए, अल्बर्ट बडोरा ने सामाजिक अधिगम का सिद्धांत दिया था। इन्होंने क्या था कि बच्चे जैसा देखते हैं वैसा ही करते हैं। बच्चों के सामने इन्होंने एक बच्चों को मूवी भी दिखाई थी जिसमें वो अपनी डॉल से क्या करती है, प्रेम करती है। तो वहीं पे बच्चा जो होता है डॉल से प्रेम करने लगता है। और कभी एक में दिखाया था कि बच्चा जो होता है घृणा के कारण बच्चे डॉल की जो गर्दन होती है उसको तोड़ देता है। तो वही वो घृणा भी करने लगता है। मॉडलिंग, तो यहाँ पर जो उन्होंने सिद्धांत दिया था, अल्बर्ट बडोरा ने सामाजिक अधिगम का सिद्धांत दिया था। उनके बच्चा जैसा देखता है, मॉडलिंग देखता है, उसका क्या करता है, उसी को ही वो सीखता है। बच्चे के सीखने के लिए प्रतिरूपण यानी मॉडलिंग एक प्रमुख मुख्य तरीका है, इन्होंने बताया था। जब बच्चे एक अवधारणा को सीखते हैं और इसका प्रयोग करते हैं तो अभ्यास उनके द्वारा की जाने वाली त्रुटियों को कम करने में मदद करता है। देखिए, जब बच्चे एक अवधारणा को सीखते हैं, मान लीजिए कि आपने कोई चीज़ को सीखा है और उसका प्रयोग भी कर रहे हैं, ठीक है? जैसे कि मान लीजिए आपने कंप्यूटर सीखा, आप कंप्यूटर को चला भी रहे हैं, तो इससे क्या होता है, जो भी आप बार बार कंप्यूटर को चला रहे हैं, चीज़ों को कर रहे हैं, तो इससे जो भी मिस्टेक्स होती हैं वो आपकी कम होती चली जाती हैं। तो ये विचार किसके द्वारा दिया गया है? तो यहाँ पर जो विचार दिया गया है वो E.L. थॉर्नडाइक ने दिया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। निम्न सिद्धांत चित्र डैश के द्वारा नवीन अवधारणाओं की समझ बढ़ाता है। देखिए सिद्धांत चित्र जो है वो क्या करता है, डैश के द्वारा नवीन नवीन अवधारणा यानी कि न्यू कॉन्सेप्ट की समझ को बढ़ाता है। कौन सा बढ़ाता है? तर्कपूर्ण ढंग से सूचनाओं को व्यवस्थित करने की योग्यता को बढ़ाने के द्वारा नवीन अवधारणाओं को समझ बढ़ाते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन अब जो आपका 2014 में एग्जाम हुआ था, ये क्वेश्चन 30 क्वेश्चन निगमनात्मक तर्कणा में शामिल है। तो निगमनात्मक तर्कणा में कौन शामिल है? तो निगमनात्मक तर्कणा में जो शामिल है सामान्य से विशिष्ट की ओर तर्कणा शामिल है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है जो 2014 में हुआ था, तो चलिए ये भी देखते हैं कि के मा शी बो यानी कि सीबीएसई द्वारा अपनाए प्रगतिशील शिक्षा के प्रतिमान में बच्चों को समाजीकरण जिस प्रकार से किया जाता है उससे अपेक्षा की जा सकती। तो उससे क्या अपेक्षा की जा सकती है? तो उससे अपेक्षा की जा सकती वे सामूहिक कार्य में सक्रिय भागीदारता का निर्वाह करें तथा सामाजिक कौशल सीखें। देखिए सीबीएसई यहाँ पर कहता है कि बच्चे जब समूह में कार्य करते हैं तो इससे जो होती है वो पार्टिसिपेट करते हैं, कार्य करते हैं, इससे बच्चे क्या सीखते हैं? सामाजिक कौशल भी सीखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 है निम्नलिखित में से कौन सा वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत पर आधारित है। देखिए 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इसमें से कह रहे हैं कि जो वाइगोत्स्की से के सिद्धांत से संबंधित कौन है। तो वाइगोत्स्की के सिद्धांत से जो संबंधित है वो क्या है? पारस्परिक शिक्षण। देखिए पारस्परिक शिक्षण जो है वो किससे संबंधित है? तो हमारा जो है वाइगोत्स्की के सिद्धांत से पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। एक शिक्षिका अपनी कक्षा में कहती है सभी प्रकार के प्रदत्त कार्य यानी कि असाइनमेंट का निर्माण इस प्रकार किया गया है कि प्रत्येक विद्यार्थी अधिक प्रभावशाली ढंग से सीख सके, अतः सभी विद्यार्थी बिना किसी अन्य की सहायता से अपना कार्य को पूर्ण करें। ये वो कोहलबर्ग के किस नैतिक विकास के चरण की ओर संकेत दे रही है। देखिए यहाँ पर एक शिक्षिका है, टीचर है, वो बच्चों से कहती है कि सभी अपना कार्य अपने आप करेंगे, कोई किसी से हेल्प नहीं लेगा। तो यहाँ पर कह रहे हैं जो भी असाइनमेंट दिए हैं वो किसी से कोई हेल्प नहीं लेगा। तो ये कोहलबर्ग ने जो सिद्धांत दिया था वो नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था। इन्होंने 3 अवस्थाएं बताई थी, पूर्व प्रगात्मक दी थी और उत्तर और पूर्ण। ठीक है, तो ये 3 अवस्थाएं दी थी जिसमें से हमारी क्या थी? 3 अवस्थाएं दी थी। तो यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर वही कह रहे हैं कि ये किससे संबंधित है। तो यहाँ पर वहाँ पर मतलब वहाँ पर टीचर की आज्ञा का पालन करना है, वहाँ पर किसी को वहाँ पर ये नहीं करना है कि उनकी आज्ञा का पालन नहीं करना है। तो यहाँ पे औपचारिक चरण, यहाँ पे कानून और व्यवस्था बताई है। यहाँ पे कुछ कानून है, टीचर ने कुछ उन्हें आदेश दिए हैं, उनका उन्हें पालन करना है, वहाँ पर उसको किसी की हेल्प नहीं लेना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 है 14 वर्षीय देविका अपने आप में पृथक स्वनियंत्रित व्यक्ति की भावना को विकसित करने का प्रयास कर रही है, वो विकसित कर रही है। यहाँ पे 14 वर्षीय देविका, यहाँ पे एक 14 वर्ष की लड़की जिसका नाम देविका है, वो अपने आप में अपने आप यानी खुद में अलग यानी कि पृथक स्वनियंत्रित खुद पे कंट्रोल करने की भावना को डेवलप करने का प्रयास कर रही है। तो वो विकसित है, तो वो किसमें? स्वायत्तता से विकसित कर रही है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। प्रगतिशील शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जॉन डेवी के अनुसार समुचित है। तो देखिए जॉन डेवी प्रगतिशील शिक्षा जो दी थी वो जॉन डेवी के द्वारा दी गई थी, तो उनके अनुसार समुचित है। तो इन्होंने क्या कहा था जॉन डेवी ने कि तो इन्होंने कहा था कि विद्यार्थियों को स्वयं ही सामाजिक समस्याओं को सुलझाने के सक्षम होना चाहिए। जैसे कि जो भी स्टूडेंट हैं तो उनमें इतनी चीज़ें आना जानी चाहिए, कैपेसिटी होनी चाहिए कि वो अपनी खुद ही जो भी समस्याएं हैं, जो भी सोशल प्रॉब्लम्स हैं उनको सुलझाने में सक्षम होना चाहिए। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 है भाषा अवबोधन से संबंध विकार। देखिए अगर लैंग्वेज से संबंधित विकार है तो वो क्या कहलाएगा? तो वो हमारा कहलाएगा भाषागत अफेजिया कहलाएगा। जैसे कि बच्चा बोल नहीं पा रहा है तो मतलब वहाँ पे फंस कर बोल रहा है तो अफेजिया कहलाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 निम्नलिखित में से कौन सा आलोचनात्मक दृष्टिकोण बहुबुद्धि सिद्धांत से संबंधित नहीं है। तो देखो बहुबुद्धि का सिद्धांत जो दिया था वो किसने दिया था? हार्वर्ड गार्डनर ने दिया था। और यहाँ पर कह रहे हैं कौन सा सिद्धांत बहुबुद्धि सिद्धांत से संबंधित नहीं है। देखिए तो इसमें जो है बहुबुद्धि से सिद्धांत संबंधित क्या नहीं कि प्रतिभाशाली विद्यार्थी या एक क्षेत्र में ही अपनी विशिष्टता प्रदर्शित करते हैं। तो ऐसा नहीं है। देखिए प्रतिभाशाली विद्यार्थी होते हैं वो हर जगह सफल भी होते हैं और
क्या होते हैं, वो खुद अपने डिसीजन भी ले सकते हैं, किसी एक क्षेत्र में विशिष्टता प्रदर्शित करते हैं। तो ये ऐसा नहीं है, ये बिल्कुल रॉन्ग है इसके बारे में। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 है यहाँ पे, बहुबुद्धि सिद्धांत को वैध नहीं माना जा सकता। देखिए, जो बहुबुद्धि सिद्धांत दिया था, हार्वर्ड गार्डनर ने सिद्धांत दिया था, इन्होंने बताया था कि सभी बुद्धि अलग अलग होती है। तो वहीं पे कह रहे हैं कि इसको वैध नहीं माना जा सकता। क्यों नहीं माना जा सकता? वो इसलिए माना नहीं जा सकता, विशिष्ट विशिष्ट परीक्षणों के अभाव में भिन्न भिन्न बुद्धियों का मापन संभव नहीं है। देखिए, विशिष्ट परीक्षणों के अभाव में, मान लीजिए कि आपके पास अलग से टेस्ट नहीं है, तो हम अलग अलग बुद्धियों को क्या करेंगे, मापन भी संभव नहीं है। जब हमारे पास टूल्स नहीं है तो हम कैसे बुद्धियों को मापेंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 है, कक्षा में विद्यार्थियों के व्यक्तिगत विभेद। देखिए, क्लास में बच्चों के अलग अलग डिफरेंस। देखिए, मान लीजिए कि एक क्लास है, ये एक क्लास है, यहाँ पर 10 बच्चे बैठे हैं। तो क्या सभी बच्चों की जो थिंकिंग है, जो भी उनका बैकग्राउंड है और जहाँ से आए हैं, वो सब सेम है? नहीं, सबका इंटरेस्ट अलग है, सबका जो है, सब अलग अलग घर से आए हैं, अलग अलग बैकग्राउंड से आए हैं, अलग अलग उनकी थिंकिंग है, अलग अलग सब चीज़ें। देखिए, किसी को कौन सा खेल पसंद है, किसी को कौन सा खेल पसंद है, किसी को कौन सा सब्जेक्ट पसंद है। तो यहाँ पे कक्षा में विद्यार्थियों के व्यक्तिगत विभेद जो होते हैं, वो क्या होते हैं, लाभकारी नहीं है। तो यहाँ पे क्या होते हैं, वो यहाँ पे कह रहे हैं कि लाभकारी हैं। ठीक है, अलग अलग बच्चों के विभेद जो हैं वो क्या है, लाभकारी हैं, क्योंकि ये विद्यार्थियों की संज्ञानात्मक संरचनाओं को खोजने में अध्यापकों को क्या करते हैं, प्रवृत्त करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10, विद्यालय आधारित आंकलन प्रारंभ किया गया था ताकि, देखिए, विद्यालय आधारित जो आंकलन था वो प्रारंभ किया गया था बच्चों में, ताकि इससे क्या होगा, तो इससे जो है बच्चों में क्या होगा, ताकि विद्यालय अपने क्षेत्रों में विद्यमान अन्य विभिन्न विद्यालयों की तुलना में प्रेडिक्टिव योग्यता द्वारा अपनी विशिष्टता का प्रदर्शन करने हेतु अभिप्रेरित हो सके। तो विद्यालय आधारित आंकलन होता है, इससे क्या होता है, अलग अलग विद्यालय की चीज़ों को पता चलता है, कौन सा विद्यालय अच्छा है, कौन सा नहीं है, किस में कमी है। तो इससे जो भी कमियाँ होती हैं वो अपने विद्यालयों की कमियों को पूरा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अन्य विकल्पों से संबंधित नहीं है। तो कौन सा एक अन्य विकल्पों से संबंधित, देखिए, इसमें से एक रॉन्ग है, वो हमें बताना है। तो 100 आंकलन के कौशल को प्रतिमानित करना। देखिए, 100 आंकलन जो होता है वो खुद ही किया जाता है, अपना सेल्फ असेसमेंट किया जाता है, तो प्रतिमानित करना। बल्कि प्रश्न उत्तर सत्रों को संगठित करना, तो ये दूसरे करते हैं। किसी विषय पर विद्यार्थियों की प्रतिक्रिया को लेना, प्रश्नोत्तरी का परिचालन करना, तो ये टीचर्स करते हैं, लेकिन 100 आंकलन इंसान खुद करता है अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न अपने विशिष्ट क्षेत्र से ठीक तरह से मिला हुआ है। तो कौन सा प्रश्न जो है वो अपने विशिष्ट क्षेत्र से ठीक से मिला। तो निर्धारित कीजिए कि दिए गए मापकों विश्लेषण में से कौन सा मापक आपको उत्तम परिणामों को पाने में सर्वाधिक प्रवृत्त कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन सी सर्वाधिक प्रभावशाली विधि हो सकती है। निम्नलिखित में से कौन से सबसे अधिक यानी प्रभावशाली विधि हो सकती है जो आपकी इस अपेक्षा को पूरी कर सके कि वंचित विद्यार्थी अपनी भागीदारिता द्वारा सफल हो सकते हैं। देखिए, जो वंचित विद्यार्थी जो बिना किसी कारणवश छूट चुके हैं, नहीं पढ़ पाए हैं, तो वो अगर पार्टिसिपेट करें तो सफल हो सकते हैं। तो इसमें से कौन सा हमारा जो है ऑप्शन उनके लिए राइट होगा। आप उनकी सफलता हेतु उनकी क्षमता में विश्वास को अभिव्यक्त कर सकते हैं। जैसे कि हम बच्चों से कह सकते हैं कि आप उनकी सफलता, कि आप सफल हो सकते हैं, तो उनकी जो भी कैपेसिटी है तो उनमें विश्वास अभिव्यक्त करें, नहीं आप अच्छा कर सकते हैं। तो इससे जो है वंचित बच्चे भी क्या करेंगे, भागीदारिता यानी कि पार्टिसिपेट करेंगे चीज़ों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकासात्मक विकार का उदाहरण नहीं है। तो विकासात्मक विकार का जो उदाहरण नहीं है वो किसका है, पर अभिघातज तनाव। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15 है, बहुशिक्षण शास्त्रीय तकनीकें वर्गीकृत अधिगम सामग्री, बहुआकलन तकनीकें तथा परिवर्तनीय जटिलता एवं सामग्री का स्वरूप निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो किससे संबंधित है, विभेद अनुदेशन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से प्रतिभाशाली अधिगमकर्ताओं के लिए क्या समुचित है। देखिए, प्रतिभाशाली जो लर्नर होते हैं उनके लिए क्या समुचित है। तो प्रतिभाशाली लर्नर्स के लिए क्या समुचित है कि अपनी उच्च स्तरीय संवेदात्मकता के कारण वे भी निम्न श्रेणी पा सकते हैं। देखिए, जो क्या होते हैं, प्रतिभाशाली अधिगमकर्ताओं के लिए क्या समुचित है कि आप प्रतिभाशाली हैं तो क्या कर सकते हैं, अपनी उच्च स्तरीय यानी कि आपकी जो हाईएस्ट संवेदात्मकता
के कारण क्या कर सकते हैं, निम्न श्रेणी में पा सकते हैं। मान लीजिए कि आप प्रतिभाशाली बच्चे हैं, आप कहते हैं कि हम तो कर ही लेंगे, कर ही लेंगे, कर ही लेंगे, लेकिन क्या होता है इसके कारण जो होता है मतलब हाईएस्ट सोच सोच रहे हैं, तो इसके कारण वे क्या करते हैं, कभी-कभी निम्न श्रेणी भी पा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17 है, विद्यालयों में समावेशन मुख्यतः केंद्रित होता है। देखिए विद्यालयों में जो समावेशन होता है वो क्या होता है, केंद्रित होता है। किस पे केंद्रित होता है, तो ये जो केंद्रित होता है विशिष्ट श्रेणी वाले बच्चों के लिए सूक्ष्माति सूक्ष्म प्रावधानों के निर्माण पर केंद्रित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18 है, बच्चों में सीखी गई निस्सहायता का कारण है। तो देखिए बच्चों में सीखी गई निस्सहायता, तो निस्सहायता का कारण क्या है, तो उस निस्सहायता का कारण क्या है, इस व्यवहार को अर्जित कर लेना कि वे सफल नहीं हो सकते। कभी कभी बच्चे जो होते हैं ये सोच लेते हैं कि नहीं हमसे नहीं होगा, सीटेट का एग्ज़ाम नहीं हो पाएगा हमसे, तो ये क्या है, इस व्यवहार को अर्जित कर लेना कि वे सफल नहीं हो सकते। तो ये क्या कहलाएगी, एक बच्चों में आप लोगों ने क्या सीख ली, एक निस्सहायता का कारण है। किसका कारण, निस्सहायता का कारण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19, यदि एक विद्यार्थी विद्यालय में लगातार निम्न श्रेणी प्राप्त करता है तो उसके अभिभावक को उसकी सहायता हेतु परामर्श दिया जा सकता है। मान लीजिए कि बच्चा जो है क्या है, निम्न श्रेणी प्राप्त करता है। मान लीजिए कि बच्चा क्लास फर्स्ट में क्लास फर्स्ट है, ठीक है, क्लास फर्स्ट का बच्चा निम्न श्रेणी प्राप्त करता है। मान लीजिए कि वो क्या है, 5th रैंक आई, उसकी क्या है, फर्स्ट नहीं आई तो सेकंड नहीं, 5th रैंक आई। क्लास 4 सेकंड में भी फिर उसके साथ क्या हुआ, 5th रैंक आई। तो इससे बच्चा जो है निम्न श्रेणी ही प्राप्त कर रहा है बार 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 बार। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, उनके अभिभावक को उसको परामर्श दे सकते हैं। इससे क्या होगा, इससे अगर परामर्श देंगे तो इससे क्या होगा, वे अध्यापकों के घनिष्ठ संगति में कार्य करें। तो हम परामर्श दे सकते हैं, उनको परामर्श दिया जा सकता है टीचर के द्वारा। जो भी पेरेंट्स हैं उनको परामर्श दे सकते हैं कि वे अध्यापकों की घनिष्ठ संगति में कार्य करें। मान लीजिए कि आपका बच्चा, टीचर भी बताएगा कि वो बच्चा स्कूल में क्या कर रहा है, और पेरेंट्स को भी बताना चाहिए कि बच्चा घर पर जाकर क्या कर रहा है। तो उनको उनके बीच में घनिष्ठ संबंध भी होना चाहिए ताकि एक दूसरे से बच्चे के बारे में बातचीत करते रहें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से समस्या समाधान को क्या बाधित नहीं करता है। तो समस्या समाधान को क्या बाधित नहीं करता, अंतर्दृष्टि। तो अंतर्दृष्टि जो है समस्या समाधान यानी कि प्रॉब्लम सॉल्विंग को क्या करता है, बाधित नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21, एक शिक्षिका पाठ को पूर्व पठित पाठ से जोड़ते हुए बच्चों को सारांश लिखना सिखा रही है। बच्चे, एक शिक्षिका यहाँ पे पूर्व पठित यानी कि पहले पढ़े हुए पाठ से जोड़ते हुए बच्चों को क्या सिखा रही, सारांश लिखना सिखा रही। बच्चों ने जैसे पाठ पहले पढ़ लिया था, अब उसको जोड़ते हुए क्या करा रही, सारांश बच्चों को उसकी समरी लिखाना सिखा रही। तो वो क्या कर रही है, तो यहाँ पर वो क्या कर रही है, तो वहाँ पे बच्चों की पाठ समझने की शैली विकसित करने का में सहायता करे। बच्चों को जो भी पाठ की शैली है, तो शैली जो भी उसकी शैली है उसको डेवलप करने का में सहायता कर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 22, एक बच्चा अपनी मातृभाषा सीख रहा है। मान लीजिए कि अपनी मातृभाषा सीख रहा है, जो भी मदर टंग है। दूसरा बच्चा वही भाषा द्वितीय भाषा के रूप में सीख रहा है। तो दोनों में निम्नलिखित में से कौन सी समान प्रकार की त्रुटि कर सकते हैं। मान लीजिए कि आपकी मातृभाषा हिंदी है, मान लीजिए, ठीक है, हिंदी है। अब क्या है, इस बच्चे की जो मातृभाषा सेकंड लैंग्वेज क्या है, वो उसकी हिंदी है, ठीक है। तो आपकी सेकंड लैंग्वेज जो है वो सेकंड लैंग्वेज इंग्लिश हो गई, इसकी सेकंड लैंग्वेज फर्स्ट लैंग्वेज क्या हो गई, इंग्लिश हो गई, इसकी फर्स्ट लैंग्वेज इंग्लिश हो गई। तो अब जो त्रुटि करेंगे वो किस में करेंगे, दोनों तो का समान जो त्रुटि करेंगे वो किस में करेंगे, विकासात्मक त्रुटि करेंगे। किस में करेंगे, विकासात्मक त्रुटि करेंगे। देखिए एक बच्चा अपनी मातृभाषा सीख रहा है, दूसरा वही बच्चा द्वितीय भाषा के रूप में सीख रहा है। दोनों के बीच में विकासात्मक उन्नतिशील समान प्रकार की त्रुटि हो सकती है, दोनों में ही त्रुटियां हो सकती। परीक्षा में तनाव, नेक्स्ट क्वेश्चन है 23, परीक्षा में तनाव निष्पत्ति को प्रभावित करता है। देखिए परीक्षा में जो तनाव है, देखिए कभी कभी आप लोग एग्जाम देते हैं, बहुत ही ज़्यादा डिप्रेशन होता है, तो उसमें जो होता है निष्पत्ति को प्रभावित करता है, तथा ये तथ्य निम्नलिखित में से किस प्रकार के संबंध को स्पष्ट करता है। तो किसे, संज्ञान भावना को क्या करता है, यहाँ पर स्पष्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 है, एक अध्यापक उस बच्चे के साथ परामर्श करते हैं जिसकी निष्पत्त्यात्मक प्रगति एक दुर्घटना के साथ पक्षपात अनुकूल नहीं। निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया विद्यालय में परामर्श के लिए सबसे बेहतर हो सकती है। तो कौन सी हो सकती है, तो ये अपने विचारों द्वारा खोज करने हेतु लोगों में आत्मविश्वास का निर्माण करता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। एक विद्यार्थी उच्च स्तरीय सृजनशील रंगमंचीय कलाकार बनना चाहता है। देखिए एक बच्चा है वो क्या चाहता है, हाई 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 लेवल का एक सृजनशील रंगमंचीय कलाकार बनना चाहता है। उसके निम्नलिखित में से कौन सा उपाय सबसे कम प्रेरक होगा। देखिए 4 उपाय दे रखे हैं, उसके लिए सबसे कम प्रेरक क्या होगा। तो यहाँ पर क्या है सबसे कम, उन रंगमंचीय कौशलों को अधिक समय देना जिसमें बड़े प्रफुल्लित हैं। तो ये क्या है। तो सबसे कम जो प्रेरित है वो क्या है, राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं को जीतने का प्रयास करना ताकि छात्रवृत्ति पाई जा सके। देखिए उसे छात्रवृत्ति प्राप्त नहीं करनी है बल्कि एक रंगमंचीय कलाकार बनना है। तो उसके लिए रंगमंचीय कलाकार बनना ये सबसे ज़्यादा जो है ज़रूरी है, ना कि उसके लिए छात्रवृत्ति पाई जा सके, ये ज़रूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा सिद्धांतकार ये मत स्पष्ट करता है कि बच्चे अपनी वृद्धि व विकास हेतु कठोर अध्ययन करते हैं। तो ये कौन बताता है, तो ये बताते हैं मैस्लो। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व कक्षा में अधिगम हेतु सहायक हो सकता है, लर्निंग हेतु जो है कौन सहायक हो सकता है। अध्यापक द्वारा बच्चों की स्वायत्तता को बढ़ावा व सहायता देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 है, परिपक्व विद्यार्थी जो मैच्योर विद्यार्थी होते हैं वो क्या करते हैं। तो वो अपनी बौद्धिकता के साथ अपने सभी प्रकार के द्वंद्वों का शीघ्र समाधान कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। पूर्व विद्यालय में पहली बार आया बच्चा मुक्त रूप से चिल्लाता है। 2 वर्ष पश्चात वही बच्चा जब प्रारंभिक विद्यालय में पहली बार जाता है तो अपना तनाव चिल्लाकर व्यक्त नहीं करता, अपितु उसके कंधे व गर्दन की पेशियां तन जाती हैं। इस व्यवहारिक परिवर्तन का क्या सैद्धांतिक आधार हो सकता है। मान लीजिए कि कभी एक बच्चा होता है प्री प्राइमरी स्कूल यानी कि प्ले वे है, केजी नर्सरी में उसका एडमिशन होता है, वहाँ पर जाता है तो वो रोता है, लेकिन फिर जो होता है क्लास फर्स्ट में आता है तो वो नहीं रोता है। तो इसका कारण क्या हो सकता है, तो उसके व्यवहार में जो परिवर्तन होता है उसका सैद्धांतिक आधार क्या है। तो उसका जो सैद्धांतिक आधार है वो क्या है, विभेद व एकीकरण। पहले जो होता है वो अलग से जो होता है, पहले एक परिवार में रहता है बच्चा, ठीक है, यहाँ पर परिवार में रहता है और परिवार से जो निकल कर वो कहाँ चला जाता है, स्कूल चला जाता है। तो वहाँ पर एक परिवार में सब लोग के साथ रहता है और यहाँ पे स्कूल में चला जाता है तो वहाँ पर क्या होता है, उसका विभेद होता है। जैसे कि यहाँ परिवार से निकल कर स्कूल गया तो वहाँ पर अलग अलग चीज़ें यहाँ पर आ जाएंगी, परिवार है, यहाँ पर स्कूल है, तो वहाँ पर वो उसे विभेद, फिर क्या करता है वो परिवार स्कूल में क्या कर लेता है, एकीकरण का विकास का लक्षण हो जाता है। उसमें जो होता है वो परिवार को और जो भी उसका स्कूल होता है उसमें एकीकरण कर लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। इसमें जो है कौन सा कथन सत्य है, तो यहाँ पे जो कथन सत्य है वो क्या है, आनुवांशिक बनावट व्यक्ति की परिवेश की गुणवत्ता के प्रति प्रत्युत्पादकता को प्रभावित करती है। तो यहाँ पे मैंने आपके काफ़ी क्वेश्चंस करा दिए हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल, और मैं जो भी क्वेश्चंस रह गए हैं वो नेक्स्ट वीडियो में लाऊंगी। और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।